अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है सफ़र कुन बाय अलीज़ा आयत। एपिसोड 5। हवेली में शादी की तैयारियों की वजह से सब बहुत मसरूफ़ थे, जबकि जहानज़ीब अमेरिका जा चुका था। अपने काम के सिलसिले में निकाह वाले दिन के बाद इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, और दूसरी तरफ अलीज़ा मगज़म की हरकतों से तंग आती हुई, जो इसे सताने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। अब भी वो लाउंज में सबके साथ बैठी कुछ कपड़े देखने में मसरूफ़ थी, जबकि मगज़म घर पर मौजूद नहीं था। वरना ये बात पक्की थी, अगर वो घर पर मौजूद होता तो अलीज़ा इतने आराम से हरगिज़ ना बैठी होती। भाभी, आपने मेहंदी का ड्रेस पसंद कर लिया? अफरा अलीज़ा को देखते हुए मुखातिब हुई। नहीं, तुम्हारे भाई की फरमाइश है कि सारे ड्रेस वो खुद पसंद करेंगे। अलीज़ा ने मगज़म का प्लान बताया। हैं, भाई ने कभी लेडीज़ शॉपिंग की नहीं, फिर वो कैसे कर लेंगे? अफरा हैरान होते हुए बोली, क्योंकि वाकई में मगज़म ने कभी लेडीज़ शॉपिंग नहीं की थी। पता नहीं, अलीज़ा ने कंधे उचकाए। बीजान में शादी से पहले मम्मा पापा के पास जाऊंगी ना? अलीज़ा ने बीजान की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ बच्चा, जाहिर सी बात है, हर लड़की की रुखसती उसके माँ बाप के घर से ही होती है। बीजान ने मुस्कुराते हुए अलीज़ा को जवाब दिया, जबकि उनकी बात पर अलीज़ा खिल उठी थी। सच्ची बीजान, लेकिन मीर तो बोल रहे थे वो आपसे बात करेंगे और मुझे नहीं जाने देंगे। अलीज़ा ने मुँह बनाते हुए बोला तो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख कर समझती है। क्यों नहीं जाने देगा भाई? वो तुम्हें खुद छोड़ कर आएगा और वापस बारात वाले दिन ही लाएगा। बीजान ने अपना हुक्म सुनाया। हाय सच्ची? मतलब मेरी सही वाली शादी होगी? अलीज़ा खुश होते हुए बोली। हाँ बच्चा, और तुम परसों जा रही हो अपने घर, और एक हफ्ते तक मगज़म से नहीं मिलोगी और ना ही वो मिलेगा। एक हफ्ते बाद जब हम मेहंदी की रस्म अदा करेंगे, तुम दोनों तभी देख सकते हो एक दूसरे को, इससे पहले नहीं। समरा बेगम, अफरा की वालिदा, अलीज़ा की तरफ देखती हुई मुस्कुरा कर बोली। ओके अलीज़ा फ़ौरन से पहले हामी भर गई। अब देखना यह था कि इनके मंसूबों पर मगज़म का क्या रिएक्शन होता है। मगज़म शाम के वक्त घर में दाखिल हुआ और रुख अपने कमरे की जानिब किया। मगज़म कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में कोई नहीं था। अपनी टाई ढीली करता वो अपना कोट उतारने लगा। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अलीज़ा टॉवल से अपने बाल रगड़ती बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, मगज़म से सलाम लेती कहती ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मगज़म अपनी शर्ट के कफ खोलता, शर्ट के बाजू अपनी आस्तीनों तक चढ़ाता बगौर अलीज़ा को देख रहा था, जो निखरी निखरी से आईने के सामने खड़ी थी। डार्क ग्रीन और ब्लैक ड्रेस पहने, गीले बालों को पुश पर बिखेरे वो ड्रेसिंग टेबल से ड्रायर ढूंढ रही थी। मगज़म चलता इसके पीछे खड़ा हो गया और इसे पीछे से अपने हिसार में अपनी और अलीज़ा के अक्स को आईने में देखने लगा। मेकअप से पाक साफ सुथरा भीगा भीगा सा चेहरा मगज़म को भड़का रहा था। वालेकुम अस्सलाम बेगम, क्या आपको नहीं मालूम जब शौहर घर आए तो इसे स्पेशल तरीके से वेलकम करते हैं? मगज़म अपनी ही थोड़ी इसके कंधे पर रखते हुए बोला। कौन सा स्पेशल तरीका? अलीज़ा भी आईने में देखते हुए बोली। पहले तो अपने शौहर के करीब जाया करो, फिर उसे हक किया करो, फिर एक छोटी सी किस किया करो। मगज़म इसके गहरे बालों में मुंह छुपाता गहरा सांस लेते हुए बोला, जबकि इसकी बात पर अलीज़ा एकदम सुर्ख पड़ गई थी। मुझसे आपकी तरह बेशर्म नहीं बनना चाहता वो, और छोड़े, मुझे बाल ड्राई करने हैं। अलीज़ा उसके हिसार से निकलने की जद्दोजहद करते हुए बोली। मगज़म ने सर ऊंचा करके आईने में उसकी तरफ देखा, जो पूरी जान लगाती निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर मगज़म ज़रा सा हिला न था। बेबी, पता है तुम्हें, तुम ये हज़ार कभी नहीं तोड़ सकती, इसलिए कोशिश मत करो। मगज़म अलीज़ा को स्टूल पर बिठाते हुए बोला और दराज से ड्रायर निकालता इसके बाल सुखाने लगा। हाँ जी, पता है मुझे, आप इतने मोटे हैं और मैं इतनी स्मार्ट हूँ, अलीज़ा नाक चढ़ाते हुए बोली, जबकि मगज़म ताउसीफ से सर हिला कर रह गया, क्योंकि वो इसकी वजाहत और खूबसूरती से भरपूर बॉडी को मोटा बोल रही थी। बेगम, लड़कियाँ तरसती है ऐसी बॉडी वाले लड़के से शादी करने के लिए, और तुमने खोता ही खो में डाल दिया। मगज़म आखिर में हंसता हुआ बोला। खोता? आप खुद को खोता बोल रहे हैं? अलीज़ा हैरान होते हुए बोली, मगज़म की तरफ देखते हुए बोली, जबकि मगज़म का दिल किया अपना सर किसी दीवार में दे मारे। शर्म नहीं आती अपने शौहर को खोता बोल रही हो? मगज़म इसे घूरते हुए बोला। अस्तगफिरुल्लाह मीर, मैंने कब बोला? आपने खुद ही बोला है। अलीज़ा फ़ौरन कानों को हाथ लगाते हुए बोली। मैंने तो तुम्हें एक कहावत सुनाई थी, तुमने मुझे ही खोता बना दिया। मगज़म इसके बालों को अच्छे से ड्राई करते हुए बोला। अच्छा, वो कहावत थी, मगर खोता खो में कैसे जाता है? अलीज़ा मगज़म की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली।
और मगजम को लगा अब वो इसे कभी नहीं समझा पाएगा। आखिर खोता खो में कैसे जाता है, बताए ना, अलीज़ा ने फिर से मगजम से पूछा। चुप कर जाओ यार, मगजम इसे चुप करवाते हुए बोला। नहीं, मुझे बताए ना, अलीज़ा जिद करते हुए फौरन खड़ी होते हुए बोली। फजूल जिद मत करो और चुपचाप वापस बैठो। मगजम ने इसे कंधों से पकड़ कर वापस बिठाया। बताए ना, अलीज़ा ने फिर से जिद की तो मगजम ने एक लंबा सांस लिया। क्या बताऊं बेगम, मगजम अनजान बनते हुए बोला। कि खोता खो में कैसे जाता है? अलीज़ा ने भी उसे राह फरार ना होने दिया। टांगों से चल कर जाता है, सिंपल, मगजम सादा सा जवाब देते हुए बोला। लेकिन वो जाता क्यों है? अलीज़ा ने एक और सवाल किया। नहाने जाता है, मगजम भी बेतुके से जवाब दे रहा था। खो में पानी कैसे आया? इसने एक और सवाल किया। मैंने पानी का पाइप लगवाए हैं वहाँ पर, मगजम ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। वाह, ये तो बड़ा नेकी का काम किया है आपने। वो नहाएंगे तो आपको दुआएं भी देंगे ना? अलीज़ा ने नया शोशा छोड़ा, जबकि मगजम इसके बाल छोड़ता पास ही सोफे पर सर पकड़ कर बैठ गया। वो जो पाकिस्तान की टॉप कंपनी का मालिक था, जिसके आगे लोग लाजवाब हो जाया करते थे, आज उसकी बीवी ने 1 मिनट में इसका दिमाग घुमा कर रख दिया। इतनी अक्ल कहाँ से लाई हो बेगम तुम? मगजम उसका हाथ पकड़कर अपने सामने बिठाते हुए बोला। कहीं से नहीं, मैं वैसे ही बहुत समझदार हूँ, अलीज़ा इतराते हुए बोली। माशाअल्लाह, इतनी समझदार बीवी मेरी ही हो सकती है, मगजम अपनी मुस्कुराहट दबाए हुए बोला। आपको एक बात बताऊं? अलीज़ा मगजम की तरफ देखते मुस्कुराकर बोली। बताऊं? बेगम, ये नाचीज़ तो आपको ही सुनने के लिए बैठा है, मगजम इसकी गोद में सर रख कर लेटते हुए बोला। वो भी जान बोल रही थी, परसों आप मुझे मम्मा बाबा की तरफ छोड़ कर आएंगे। अलीज़ा ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या मतलब? मैं क्यों छोड़ कर आऊँगा? मगजम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। वो चच्ची जान बोल रही थी कि परसों के बाद 1 हफ्ते तक हम नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे को देखेंगे, फिर जब मेहंदी की रस्म होगी तभी मिल सकते हैं। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए सारी बात मगजम को बताई। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं रहोगी मेरे पास, मगजम फौरन इनकार करते हुए बोला। लेकिन मैंने तो आपके पास ही आना है ना, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? अलीज़ा नज़रों में इल्तिजा लिए मगजम की तरफ देखते हुए बोली। इसलिए कि मैं अपनी छोटी सी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, मगजम इसका नाक दबाते हुए बोला। लेकिन रुखसती तो बाबा के घर से ही होती है। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। आपने ज़बरदस्ती निकाह करके अपने पास रख लिया, मुझे मेरी शादी भी नहीं होने दी। अलीज़ा नाराज़गी से बोलती फ़ौरन चेहरा दूसरी तरफ कर गई। अच्छा, अगर मैं ज़बरदस्ती ना भी करता तो तुम मुझसे हंसी खुशी शादी कर लेती, मगजम इसके फूले फूले गाल खींचते हुए बोला। अब भी तो कर रही हूँ, तब भी कर लेती, अलीज़ा अपने चेहरे से मगजम के हाथ हटाते हुए बोली। देखो बेगम, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं कहीं नहीं भेज रहा, और तुम भी। अभी मगजम मजीद कुछ बोलता अलीज़ा झटके से उठी, जबकि मगजम का सर इसकी गोद में सोफे पे गिरा था। बगैर यहाँ वहाँ देखे कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मगजम हैरानगी से उसे जाता देखता ही रह गया। मगजम अच्छे से जानता था कि वो अपनी शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड है, मगर इस चक्कर में वो इससे 1 हफ्ता दूर नहीं रह सकता था। इसे सोचा था कि शादी से 2-3 दिन पहले छोड़ाएगा, मगर मैडम तो अभी से नाराज़ हो गई थी। मगजम सर दाँ भरता उठकर फ्रेश होने चला गया। अब इसे जो भी बात करनी थी बेजान से करनी थी। फरी, जाओ बेटा, ये चाय जहांनज़ीब को देकर आओ इसके कमरे में, समरा बेगम अफरा को चाय का कप थमाते हुए बोली। जहांनज़ीब आ गए? अफरा ने समरा बेगम के हाथ से कप पकड़ते हुए पूछा। हाँ, अभी आया है, कुछ देर पहले। अब जाओ देख कर आओ उसे, ज़रूरत होगी, अभी इतना सफ़र करके आया है, समरा बेगम अफरा से बोलती दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि अफरा ने कदम जहांनज़ीब के कमरे की जानिब बढ़ाए। अफरा जहांनज़ीब के कमरे के बाहर खड़ी सोच रही थी कि अंदर कैसे जाए। उसे जहांनज़ीब का सामना करते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। हिम्मत करके अफरा ने दरवाज़ा नॉक किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। इसे दोबारा नॉक किया तो दरवाज़ा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम, यह आपकी चाय, अफरा जहांनज़ीब को सामने देखकर जल्दी से बोली। वालेकुम अस्सलाम, जहांनज़ीब सलाम का जवाब देता दरवाजे से पीछे हट गया। मतलब साफ था कि वह अंदर आ सकती है। अफरा कमरे में दाखिल हुई और चाय का कप सामने टेबल पर रख दिया और वापस जाने के लिए मुड़ी। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जहांनज़ीब की आवाज़ सुनते ही अफरा झटके से मुड़ी और सोफे पर बैठ गई, जबकि जहांनज़ीब भी उसके कुछ फासले पर बैठ गया। इस शादी को लेकर तुम सीरियस हो? जहांनज़ीब की गंभीर आवाज़ अफरा की समातों से टकराई। जी, मैं सीरियस हूँ, अफरा ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। मोहब्बत करती हो किसी से? जहांनज़ीब ने जानबूझकर किसी बोला ताकि वो सच सुन सके। जहांनज़ीब की बात सुनकर अफरा ने झटके से सर उठाया। जी करती हूँ, अफरा लहजा मजबूत करते हुए बोली। कौन है वो? जहांनज़ीब लहजा अब संजीदा था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मोहब्बत ये एक तरफा है, इसीलिए मैं इसका नाम नहीं लेना ज़रूरी समझूंगी, अफरा सपाट अंदाज में बोली। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती हो तो मुझसे निकाह क्यों किया? जहांनज़ीब के अंदर एक डर था कि कहीं अफरा की पसंद कोई और ना हो। मेरे घर वालों की मर्ज़ी थी और मेरी भी, अफरा
नज़रें झुकाते हुए बोली, अगर तुम्हारी मर्जी मुझसे निकाह में थी तो तुम्हारी मोहब्बत का क्या? जहांगीर के लहजे में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आ रही थी। मैंने बताया ना, मेरी मोहब्बत एक तरफा है और मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझती। अफरा ने अब भी साफ साफ इनकार किया, मतलब वो नाम नहीं बताएगी। तुम मेरे निकाह में हो और मेरी बीवी हो, ये सब जानना मेरा हक है। जहांगीर ने अफरा की तरफ देखते हुए बोला, या तो वो मोहब्बत नहीं होगी जैसे तुम भूल गई हो, या फिर तुम इस निकाह के लिए दिल से राज़ी नहीं हो। जहांगीर सख्त आवाज़ में बोला, जबकि अफरा को लगा इसकी मोहब्बत को किसी ने गाली दी हो। झूठा बोलकर मेरी मोहब्बत को झूठा बोलने का आपको कोई हक नहीं। अफरा जहांगीर की तरफ देखती हुई बोली, मुझे सारे ही हक है मिसेस जहांगीर अहमद खान। जहांगीर ने उसे उसके नाम लेकर हक दिया था। आप सुनना क्या चाहते हैं? अफरा ने रुख जहांगीर की जानिब करते हुए पूछा। नाम, एक लफ्ज़ जवाब दिया गया। मैं उस शख्स की मोहब्बत में बचपन से गिरफ्तार हुई थी, और ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, मेरी सोचों का, मेरी ज़िंदगी का तमाम तर मरकज़ एक ही शख्स था, और आज उसी शख्स के निकाह में हूँ मैं। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, तो मैं चलती हूँ। अफरा बोलती उठ खड़ी हुई, मगर जहांगीर इसका हाथ पकड़ कर इसे वापस बिठा चुका था। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, और मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा नहीं सकती। जहांगीर अफरा की जानिब देखते सख्त लहजे में बोला, कब से चल रहा है ये सब, और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? जहांगीर इसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी मोहब्बत एक तरफा थी, और एक तरफा मोहब्बत का दूसरे इंसान की नज़र में कोई मुकाम नहीं होता। वो चाहे एक तरफा मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत मेरे पास थी, और मुझे इंसानों से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे मेरे खुदा से उम्मीद थी। मैंने अपनी मोहब्बत को आपके सामने जाहिर करके अपनी मोहब्बत की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अफरा नज़रें झुकाते हुए बोली, ऐसा मुमकिन नहीं। जहांगीर जांचती नज़रों से अफरा की तरफ देखते हुए बोला, आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करना, आप ना करें, लेकिन मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करें, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अफरा खासी सपाट अंदाज में बोली, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। जहांगीर ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढना चाहा। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मेरी मोहब्बत ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। अफरा मुस्कुरा कर बोली, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। अफरा जहांगीर को इसकी मोहब्बत का यकीन होने लगा था। यकीन जाने, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। अफरा के चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। वो जान गई थी कि जहांगीर किस बारे में बात कर रहा है। तुम नहीं जानती, और जिस दिन जानोगी मुझसे भी मोहब्बत भी करना बंद कर दोगी। जहांगीर आखिर अपना डर ज़बान पर लिए आया। मेरी मोहब्बत की मोहब्बत कोई और है, और फिर मैं इससे नफ़रत नहीं कर सकती, बल्कि मेरी मोहब्बत में कमी आई ही नहीं। इससे ज़्यादा भी मुझे आपको जानने की ज़रूरत है क्या? अफरा जहांगीर की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली, मेरी मोहब्बत की मोहब्बत कोई और है, और फिर भी मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकी, बल्कि मेरी मोहब्बत में कमी आई ही नहीं। इससे ज़्यादा भी मुझे आपको जानने की ज़रूरत है क्या? अफरा की बात सुनते जहांगीर ने झटके से सर उठाकर अफरा की तरफ देखा। मतलब वो जानती थी सब कुछ, फिर भी निकाह कर लिया। तुम्हें कैसे पता, और किसने बताया है तुम्हें ये? जहांगीर अफरा की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि बीजान अफरा को ये बात नहीं बता सकती थी। ये इसे पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी अफरा को कैसे मालूम हुआ? जहांगीर की बात सुनते अफरा तल्खी से मुस्कुराई। ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं, आपको आपके तमाम सवालात से जवाब मिल चुके हैं। अफरा सोफे से उठते हुए बोली और कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर अफरा रुकी और जहांगीर से मुखातिब हुई, मैं चाहती हूँ आप दोबारा इन बातों का जिक्र ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात के बारे में भाभी को पता चले और वो हर्ट हो। अफरा ने गोया जहांगीर के सर पर एक और बम छोड़ा था, यानी वो ये भी जानती थी कि वो लड़की कोई और नहीं अलीज़ा है। जहांगीर सोफे से उठा और चलता हुआ इस अफरा के सामने खड़ा हुआ। इसकी इज़्ज़त मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और तुम सब कुछ जानती हो, ये भी अच्छा है। कम से कम मुझसे कुछ ना मिलने पर शिकवे नहीं करोगी। जहांगीर संजीदगी से कहता अपना रुख मोड़ गया, जबकि इसकी बात पर अफरा के दिल को लगी थी, और बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खुलती बाहर निकली, मगर सामने अलीज़ा को खड़ा देखकर वहीं रुक गई। भाभी, अफरा ने लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, जबकि जहांगीर अफरा की आवाज़ सुनता झटके से मुड़ा था। क्या हुआ, सब ठीक है? अलीज़ा इन दोनों का उड़ा हुआ रंग देखते हुए पूछने लगी। जी भाभी, अफरा अपने डर पर काबू पाते हुए बोली। फिर आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई जिन देख लिया हो? अलीज़ा नॉर्मल अंदाज में बोली तो इन दोनों ने सुख का सांस लिया। मतलब अलीज़ा ने कुछ नहीं सुना था। कुछ नहीं भाभी, वो बस आप अचानक सामने खड़ी थी तो अफरा की अलीज़ा की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैं गुजर रही थी यहाँ से तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। अभी मैं रुकी ही थी कि तुम बाहर आ गई। वैसे तुम रुखसती से पहले यहाँ क्या कर रही हो? अलीज़ा पूरा खालिज भाभियों वाले अंदाज में बोली। वो मैं चाय देने आई थी, चले हम नीचे चलते हैं। अफरा बोलती अलीज़ा का हाथ पकड़ के नीचे की जानिब बढ़ गई। जहांगीर ने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करता फ्रेश होने चला गया।
अस्सलाम वालेकुम बीजान। मगज़म बीजान के कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, वालेकुम अस्सलाम, आओ बच्चे, कैसे हो? बीजान मगज़म की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ बीजान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मगज़म इनके सामने बैठते हुए बोला, हाँ बोलो। बीजान मगज़म की तरफ देखते हुए बोली, वो बीजान, मैं चाहता हूँ आप अलीज़ा को परसों नहीं बल्कि शादी से 2 दिन पहले इसके घर पर भेजें। मगज़म बीजान की तरफ देखते खासा नरम लहजे में बोला, देखो मियाँ, वो तुम्हारी बीवी है मगर वसूल भी कोई चीज़ है। तुमने हमसे बगैर पूछे उसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और अपने पास भी रख लिया, और अब तुम चाहते हो कि वो अब भी तुम्हारे पास ही रहे, तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो भी एक लड़की है, बाकी लड़कियों की तरह इसने भी अपनी शादी के बारे में बहुत सारे ख्वाब देखे, और यकीनन इसके घर वालों ने भी अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोचा होगा। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि वो तुम्हारे साथ पास रहेगी। उसने तुम्हारे पास रुखसती के बाद आना है, सब्र कर लो तो तुम्हारी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। अलीज़ा जाएगी और परसों ही जाएगी और तुम उसे छोड़ कर आओगे। खुद ये हमारा हुक्म है और इससे आगे हम एक भी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हारी बीजान मगज़म को एक ही बार में सारे जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर चुकी थी, जबकि मगज़म तो बीजान को देखता ही रह गया। वो क्या कुछ सोचकर यहाँ आया और बीजान को मना लेगा और वो मान भीग जाएगी, मगर यहाँ तो इसकी एक भी नहीं चली थी। बीजान, आप मेरी बात। अभी मगज़म बोलता बीजान ने उसे टोक दिया, हम फैसला कर चुके हैं और हम तुम्हें अपना फैसला सुना भी चुके हैं। अब हम मज़ीद एक भी नहीं सुनेंगे। तुम्हारी अब जा सकते हो तुम। बीजान ने अब अपनी बात ख़त्म करते उसे जाने का इशारा किया तो वो गुस्से से उठता कमरे से निकल गया, जबकि उसके पीछे से बीजान मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो सख्ती से नहीं बोलेगी तो वो इनकी एक भी नहीं सुनेगा, चाहे वो जितने मर्जी प्यार से उसे समझा ले, मगर वो नहीं मानेगा। इसीलिए मजबूरन इन्हें सख्ती करनी पड़ी। मगज़म तन फन करता घर में से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ से गुजरते हुए इसकी नज़र लॉन में खड़ी आलिज़ा पर पड़ी। परी जो पौधों को पानी दे रही थी, वो लंबे लंबे ढक भरता इसकी तरफ बढ़ गया और एक झटके से उसकी हाथ से पानी कप वाला पाइप पकड़कर साइड पर फेंका और इसकी कलाई पकड़े खींचते हुए अपने साथ ले गया, जबकि अलीज़ा हक्का बक्का उसके साथ खींचे चली जा रही थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मगज़म को इतना गुस्सा किस बात पर आया है। मगज़म इससे लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ और झटके से दरवाजे को बंद करता इसकी तरफ बढ़ा, जबकि अलीज़ा डर के 2 कदम पीछे हुई थी। बीजान को तुमने बताया है ना कि मैंने तुम्हें जाने से मना किया है? इसकी तरफ बढ़ते हुए संजीदगी से बोला, नहीं, मैंने नहीं बताया, मैं तो उनके पास गई भी नहीं। अलीज़ा और 2 कदम पीछे होते हुए बोली, जबकि उसी के कदम पीछे की तरफ बढ़ाते देख मगज़म के माथे पर मजीद बल नमूदार हुए और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचता तमाम तर कदमों का फासला मिटा चुका था, जबकि अलीज़ा किसी कटी हुई पतंग की तरह उसे सीने से आ लगी थी। ये जो तुम बार बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो ना, किसी दिन जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मगज़म इसके सर से दुपट्टा सरकाता कैचर निकालते हुए बोला, और जो आप बेफजूल में गुस्सा कर रहे हैं वो? अलीज़ा मगज़म की तरफ देखते हुए बोली, बेगम, अभी आपने अपने शौहर का गुस्सा देखा ही कहाँ है? मेक श्योर अगर तुम देखोगी तो वैसे ही बेहोश हो जाओगी। तो बेहतर यही है कि ऐसी हरकतें मत क्या करो जिससे मुझे गुस्सा आए, क्योंकि जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया उस दिन तुम्हारी खैर नहीं और मुझसे तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकेगा। मगज़म इसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, लेकिन मैंने क्या किया है? अलीज़ा को अभी तक ये समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा क्या किया जो मगज़म इसे इतनी सख्त वार्निंग दे रहा है। तुमने क्या किया बेगम? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है? मगज़म अलीज़ा को और करीब खींचते हुए बोला। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया, मतलब उसे नहीं पता था। तुमने अपने शौहर को पागल कर दिया और तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? इतनी भी मासूम नहीं हो अब तुम बेगम। मगज़म इसके गाल पर लब रखते हुए बोला। जितने गुस्से में वो इसे कमरे में लाया था, उसे देखते ही उसका सारा गुस्सा हवा हो चुका था। वो चाह कर भी इस पर गुस्सा नहीं कर सका था। मैंने कुछ नहीं किया, फजूल में इल्ज़ाम मत लगाएं आप। अलीज़ा मुँह बनाते हुए मगज़म की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो और किस पर लगाओ? मगज़म इसके निचले होठ को अपनी अंगूठी से रब करते हुए बोला। तो अलीज़ा ने घबरा कर पीछे होना चाहा। मुझे छोड़े, मम्मा नीचे मुझे किचन में बुला रही थी। अलीज़ा खुद को छुड़वाने की जद्दोजहद करते हुए बोली, चली जाना, पहले मेरी बात सुनो। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम परसों यहाँ से चली जाओ, मगर मेरी मजबूरी है कि मुझे बीजान का हुक्म मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी भी इस फैसले में एक शर्त है। अगर तुम ये शर्त मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर नहीं मानोगी तो मेरे साथ ही चलना बारात वाले दिन। मगज़म अलीज़ा को लिए बेड पर बैठते हुए बोला, जबकि अलीज़ा इसकी बात पर ही खुश हो गई थी कि मगज़म मान गया है उसे भेजने के लिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अलीज़ा बगैर उसकी सुने जोश से बोली, पहले सुन तो लो, फिर मंजूर भी कर लेना। मगज़म मुस्कुराता हुआ बोला तो अलीज़ा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा।
पहली शर्त, तुम 1 मिनट के लिए भी अपना फ़ोन खुद से दूर नहीं करोगी, अपने पास ही रखोगी। दूसरी शर्त ये कि तुम अपने ऊपर वाले रूम में रहोगी और किसी रूम में नहीं। तीसरी शर्त, मेरे मैसेज और मेरी कॉल को फ़ौरन रिसीव करोगी और जब तक मैं ना बोलूँ तुम कॉल कट नहीं करोगी। मगज़म ने अपनी शर्तें अलीज़ा के आगे रखी, जबकि अलीज़ा आंखें फैलाए मगज़म को ही देख रही थी। मतलब अब बंदा फ़ोन साथ लेकर घूमता रहे। मेरी तरफ ऐसी मत देखो, मेरी जितनी भी शर्तें हैं मैंने तुम्हें बता दी, ये सब पूरी होनी चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये बात अपने इस छोटी सी दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। मगज़म इसके माथे पर उंगली रखते हुए बोला, मंजूर है तो बोलो, मैं भेजने को तैयार हूँ। मगज़म इसकी फैली आंखों पर लब रखते हुए बोला, मुझे मंजूर है, अब मैं जाऊँ, मम्मा वेट कर रही है। अलीज़ा मगज़म से बोलती फ़ौरन उठी, जबकि मगज़म ने उसकी कलाई पकड़ी, एक झटके से उसे खींचा, जबकि अलीज़ा सीधा बेड पर गिरी थी और मगज़म इस पर साया फगन हुआ था। कल हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तैयार रहना। मगज़म अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने सख्ती से आंखें मींची। मगज़म इसकी बंद आंखों को देखते मुस्कुराता झुकते उसकी गर्दन पर अपने सिलकते लब रख दिए, जबकि उसके लम्स को गर्दन पर महसूस करके वो तड़प ही उठी थी। पीछे हटे, मुझे जाना है। अलीज़ा उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली, मगर वो ज़रा नहीं हिला। मगज़म ने अपना सर उठाकर अलीज़ा के चेहरे की तरफ देखा और फिर गर्दन पर नज़र पड़ते ही मुस्कुराया, जो इसके लम्स से सुर्ख हो चुकी थी। मगज़म मुस्कुराता हुआ झुका, नरमी से वहाँ अपने लब रखे। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? मगज़म इसके चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला तो अलीज़ा ने मगज़म की तरफ देखा, जैसे जानना चाह रही हो कि वो उसके लिए क्या है। जैसे मछली को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, वैसे ही मुझे भी सांस लेने के लिए तुम्हारी ज़रूरत दरकार है। मगज़म, मीर अहमद अपने रब के अलावा किसी का मोहताज नहीं, लेकिन तुम्हारा है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी रूह की मकीन हो। तुम्हारे बगैर रहना बेहद मुश्किल है, मगर ये सोच कर रह लूँगा कि आना तो तुम्हें मेरे पास ही है सारी ज़िंदगी के लिए। फिर दोबारा मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। मगज़म इसके माथे पर लब रखते हुए बोला, जबकि अलीज़ा मुस्कुरा दी, मैं भी आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगी। अलीज़ा मगज़म के गाल पर अपनी हथेली रखते हुए मुस्कुरा कर बोली तो मगज़म ने इसका वही हाथ पकड़ कर लबों से लगाया। कभी नहीं ना? मगज़म ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो अलीज़ा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया तो मगज़म ने इसे ज़ोर से खुद में भींच लिया। जहांनाज़ीब बालकनी में खड़ा मुसलसल सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा है। इसके जहन में सिर्फ अफरा से की गई गुफ्तगू गर्दिश कर रही थी। वो चाह कर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अफरा जैसे उसने कभी नज़र बिहर कर भी नहीं देखा था, वो लड़की बचपन से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। जहांनाज़ीब को लग रहा था कि वो इसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी मोहब्बत एक तरफा थी, मगर वो इतने सालों की थी कि इसकी कुछ महीने की मोहब्बत के आगे कुछ नहीं थी। जहांनाज़ीब को अब अंदाज़ा हो रहा था कि जिस आग में वो इतने महीनों से जल रहा है, ये आग तो अफरा के सब्र के आगे कुछ नहीं। जो आग इस मासूम लड़की के दिल में जल रही थी और कितनी दर्दनाक हो गई। आज बीजान के हुक्म के मुताबिक मगज़म और अलीज़ा अफरा और जहांनाज़ीब को शादी की शॉपिंग पर जाना था, जिसके लिए अब वो अपनी अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग मॉल रवाना हुए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, ना तो अफरा ने कोई भी बात की थी और ना ही जहांनाज़ीब ने। आखिरकार इस खामोशी को जहांनाज़ीब की आवाज़ ने तोड़ा। मुझे शॉपिंग करने का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए जो भी पसंद आए वो ले लेना। जहांनाज़ीब सड़क पर नज़रें जमाता हुआ बोला तो अफरा ने गर्दन घुमाकर जहांनाज़ीब की तरफ देखा। अच्छा, तो आप साथ क्या लेने आए हैं? अफरा इसकी जानिब देखते हुए बोली, बेजान के कहने पर आया हूँ, अगर इनका हुक्म ना होता तो कभी ना आता। जहांनाज़ीब संजीदगी से बोला तो अफरा को बहुत गुस्सा आया। मतलब फजूल का एटीट्यूड दिखा रहा था वो उसे। ओह, इतने आप फर्मा बरदार। अफरा मुंह में बड़बड़ाई, जो भी बोलना है थोड़ा ऊंचा बोल लो, यूँ बड़बड़ा कर क्यों कर रही हो? जहांनाज़ीब इसकी बड़बड़ाहट सुनता हुआ बोला, मेरा मुंह, मेरी मर्जी, मैं बड़बड़ाऊँ या ऊंचा बोलूँ, आपको इससे क्या? अफरा जहांनाज़ीब की तरफ देखते हुए बोली। अब किसी तरह तो इसे अपना गुस्सा उतारना ही था। जहांनाज़ीब ने हैरत से अफरा की जानिब देखा, जो दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी। देखो लड़की, मुझसे तमीज़ से बात किया करो। जहांनाज़ीब इसकी तरफ देखते संजीदगी से बोला, क्यों, मैंने आपसे कौन सी बदतमीज़ी की है? अफरा एकदम से अपना रुख जहांनाज़ीब की जानिब करते हुए बोली, ये जो अभी तुम्हारा लहजा था ये बदतमीज़ी ही थी। जहांनाज़ीब ने उसे याद दिलाया तो अफरा का मुंह खुल गया। क्या मतलब ये बदतमीज़ी थी? और आप जो करते हैं वो क्या था? अफरा जहांनाज़ीब को घूरते हुए बोली, मैं तुमसे ज़्यादा मुखातिब नहीं हुआ और जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहांनाज़ीब लापरवाही से बोला, अच्छा, और वो जिस दिन मैं आपसे टकराई थी और आपने मुझ पर अपना गुस्सा उतारा था वो क्या था? और उस दिन जब मैं आपसे बात करने आई थी आपने उस दिन मुझ पर इतना गुस्सा किया था वो क्या था? अफरा आप बाकायदा लड़ने वाले मोड़ में आ चुकी थी। मुझे इस वक्त गुस्सा था। जहांनाज़ीब नरम लहजे में गोया हुआ, इसे सब याद आ गया था।
تو مجھے بھی غصہ ہے، اور اگر آئندہ آپ نے مجھے بدتمیز بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ افرا جہاں نزیب سے بولتی دوبارہ رخ موڑ گئی۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ اور کیا کر لو گی تم؟ جہاں نزیب کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، آپ ابھی جانتے نہیں ہیں مجھے، اسی لیے مجھ سے پنگا مت لیں۔ افرا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہی جواب دیا۔ افرا کی بات سنتے جہاں نزیب نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اپنا رخ افرا کی جانب کیا۔ مگر میں تو اب لے چکا ہوں، اسی لیے تم اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گی؟ جہاں نزیب افرا کا بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اس قدر نزدیک آنے پر افرا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ آپ پیچھے ہٹے، افرا اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اب تو یہ ناممکن ہے، جہاں نزیب افرا کو اور نزدیک کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی سرخ پڑ چکی تھی۔ بتاؤ اب مجھے۔ جہاں نزیب اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ اسے اس کے چہرے پر چھائی لالی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے، پلیز مجھے کچھ نہیں بتانا، افرا اپنا بازو چھڑواتی ہوئی بولی۔ او مائی وائف، تم تو ابھی سے ڈر گئی، مجھ سے آگے کیا کرو گی؟ چلو کوئی بات نہیں، شادی روز میں تمہارے قریب آ کر تمہیں عادت ڈال دوں گا، پھر شادی والے دن تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا مگر کم۔ جہاں نزیب زومعنی لہجے میں کہتا افرا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ افرا آنکھیں پھیلائے جہاں نزیب کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بے باک بات جہاں نزیب کر سکتا ہے۔ زیادہ سوچو مت، میں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں، فی الحال تمہیں یقین دلانے کے لیے میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ جہاں نزیب آنکھ دباتے ہوئے بولا اور اس کا بازو چھوڑے سیدھا ہو کر بیٹھا، جبکہ افرا کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جاتی۔ تم کیا سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، غافل رہوں گا تم سے؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے مسز جہاں نزیب، میں اپنی بیوی اور اپنے حق سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اسی لیے ساری آل فل باتیں شادی والے دن اپنے دماغ سے نکال کر آنا۔ جہاں نزیب افرا کی طرف دیکھتا ہوا بولا اور گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ افرا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہی بار میں اس کے سارے سوالات کے جواب دے چکا تھا جو اس نے پوچھے بھی نہیں تھے۔ علیزہ اور مگزم اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے، جبکہ مگزم ہی علیزہ کے سارے ڈریس پسند کر رہا تھا، جبکہ علیزہ کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ مگزم کی شاپنگ کرے، جس کی وجہ سے علیزہ افرا کو ساتھ لیے مگزم کی شاپنگ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ دوسری طرف مگزم اور جہاں نزیب اپنی اپنی بیویوں کی شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ پری یار، میں تو بہت تھک گئی ہوں، علیزہ افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان دونوں کے ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھرے ہوئے تھے۔ جی بھابھی، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، چلے آئیں ہم وہاں بیٹھتے ہیں اور کچھ کھا لیتے ہیں، افرا علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو علیزہ فوراً حامی بھرتی اس کے ساتھ چل دی۔ شاپنگ بیگز رکھ کر وہ دونوں وہیں بیٹھ گئی اور افرا نے کھانے کے لیے برگر آرڈر کیے۔ علیزہ نے فون نکال کر مگزم کو اپنے وہاں رکنے کا میسج کیا اور فون واپس رکھتے ہوئے افرا سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ یار مگزم، یہ دیکھ، یہ کیسا ہے؟ جہاں نزیب ایک گرے کلر کی خوبصورت ترین میکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بیوی تیری ہے نا، تو اس کے لیے ڈریس بھی تو ہی پسند کر، میرے پاس تو کوئی مشورہ ہی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ مگزم نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تو جہاں نزیب نے اسے ایک گھوری سے نوازتے خود ہی ڈریس پسند کر کے پیک کروا لیا، اور اب وہ لوگ اس طرف جا رہے تھے جہاں افرا اور علیزہ موجود تھی۔ بھابھی آپ چلی جائیں گی تو میں اکیلی بہت بور ہو جاؤں گی، کچھ دن رک جائے نا، افرا علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو بہت مس کروں گی تمہیں پری، مگر مجھے بابا کل لینے آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، ایک ہفتے بعد میں نے تمہارے پاس ہی آ جانا ہے دیورانی صاحبہ، علیزہ آخر میں ہنستے ہوئے بولی۔ اوکے جیٹھانی صاحبہ، افرا بھی اسی ٹون میں بولی تو دونوں ایک ساتھ کہکا لگا کر ہنس دی۔ کیا بات ہے لیڈیز، اکیلے اکیلے میں ایسی کون سی باتیں ہو رہی ہیں جن میں اتنا ہنسا جا رہا ہے؟ مگزم علیزہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ جہاں نزیب افرا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھائی، میں بھابھی سے بول رہی تھی کہ وہ کچھ دن رک جائے، افرا مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری بھابھی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، میری بہن، یہ حکم بی جان کا ہے، بی جان کا حکم نہ ہوتا تو میں تو تمہاری بھابھی کو کبھی بھی نہ بھیجتا، مگزم علیزہ کی طرف دیکھتے شرارت سے بولا تو علیزہ نے مگزم کی طرف آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ میں جاتی ہی نہیں، آپ خوش ہیں ہو جائے۔ اس کی نظروں میں موجود بات کو سمجھتے مگزم نے اپنی ہنسی دبائی۔ میم آپ کا آرڈر، ایک ویٹر ان کی ٹیبل پر برگر رکھتے ہوئے بولا۔ اپنے شوہروں کو بھی کچھ خیال کر لینا تھا، آخر ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں۔ جہاں نزیب ٹرے میں موجود 2 برگرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہم پہلے آئے تھے، ہم نے پہلے منگوا لیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ بھی ساتھ ہی ٹپک پڑیں گے، چلے کوئی بات نہیں، اب جا کر اپنے لیے اور بھائی کے لیے بھی آرڈر کروا دے، افرا جہاں نزیب کی طرف دیکھتی ایزی انداز میں بولی۔ بھائی میں تو اپنی بیگم کے ساتھ ہی کھاؤں گا، مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، مگزم ٹرے میں سے ایک برگر پکڑتا ہوا بولا۔ چلو کوئی بات نہیں سارے صاحب، اگر آپ ہمارے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ برگر شیئر کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی کر لیں گے، جہاں نزیب مگزم کی طرف دیکھتے ایک آنکھ دبا کر بولا۔
अब ये सीन था कि जहां नजीब और मगजम के हाथ में बर्गर मौजूद थे, जबकि अफरा और अलीज़ा दोनों ही हैरत से अपने अपने शौहरों को देखने में मसरूफ थी, क्योंकि वो बहुत नदीदों वाले काम सर अंजाम दे रहे थे। बीवियों को खिलाना तो दूर की बात, वो एक दूसरे को देख देख कर ऐसे खा रहे थे जैसे वो एक दूसरे को जलाना चाह रहे हो। ये देख मैं अपनी बीवी का बर्गर खा रहा हूँ। बेगम तुम भी खाओ, और शक्ल क्यों देखी जा रही हो मेरी? यकीन मानो तुम्हारा ही हूँ। घर जाकर बहुत गौर से देख लेना, लेकिन अभी जगह ख्याल करो। यार शरीफ सा बंदा हूँ, मगजम अलीज़ा की तरफ झुकते खुश लहजे में बोला, जबकि अलीज़ा ने उसे घूरा। अपने भाई और भाभी की तरफ क्यों देखी जा रही हो? यार हद होती है, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। अब तुम इन्हें ही देखती जाओगी तो और इरिटेट होंगे ना तुम। अपने शौहर की तरफ देखो और ये खाओ। जहां नजीब ज़बरदस्ती इसके मुंह में बर्गर डालते हुए बोला, जबकि अफरा को मजबूरन वो बर्गर निगलना पड़ा। आपको शर्म नहीं आती? सामने आपकी बहन बहनोई बैठे हैं। अलीज़ा ने मगजम को जगह का एहसास दिलाना चाहा। वो अपनी बातों में मसरूफ़ है, तुम इन पर ध्यान मत दो। मगजम इसके मुंह में बर्गर का पीस डालते हुए बोला तो अलीज़ा ने मुंह बनाकर मगजम की तरफ देखा। बेगम ये मुंह घर जाकर बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा दिल बेईमान हो गया ना, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, इसीलिए ये काम घर के लिए छोड़ दो। मगजम इसके मुंह में एक और पीस डालते हुए बोला, जबकि अलीज़ा को इसका और अफरा और जहानज़ीब के सामने ऐसे खिलाना बहुत शर्मिंदा कर रहा था। इन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, जबकि अलीज़ा बेहद थक चुकी थी। अपने कमरे में दाखिल होती बैग्स रखते हुए फ़ौरन चेंज करने चली गई। खाना वो सब बाहर से ही खा कर आए थे। मगजम अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर अलीज़ा कमरे में नज़र नहीं आई। इसे पता चल चुका था वो ज़रूर चेंज करने ही गई होगी। वो भी अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। अलीज़ा ढीले ढाले कपड़े पहनकर बाहर निकली और आते ही बेड पर लेट गई और इसे बेहद थकन महसूस हो रही थी। मगजम नहाकर निकला तो अलीज़ा को बेड पर बेतरतीबी से लेटे देखकर उसके करीब बैठ गया। अलीज़ा के करीब जाते ही इसने बगौर अलीज़ा के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर थकन वाज़ेह थी और आंखें बंद थी, शायद वह नींद में जा रही थी। मगजम उसे देखते मुस्कुराया और अपने गीले बालों को हाथ में डाले इन्हें झटका दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी की बूंदें अलीज़ा के चेहरे पर गिरी थी। अलीज़ा ने थोड़ी सी आंखें खोलते मगजम की तरफ देखा और फिर मुंह बनाती करवट बदल गई। मगजम एकदम से बेड पर लेटता अपना गीला चेहरा अलीज़ा के चेहरे पर रख गया था। क्या है, आपको तंग क्यों कर रहे हैं मुझे? अलीज़ा मगजम को पीछे करते हुए बोली। क्योंकि मेरी बीवी बगैर मेरा इंतज़ार की नींद की वादियों में उतरने की तैयारी में है। मगजम इसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए बोला। तो सो जाएं आप भी, अलीज़ा बमुश्किल अपनी आंखों को खोलती हुई बोली। नहीं, आज जब तक मेरी बेगम मुझे गुड नाइट किस नहीं देगी तब तक मैं नहीं सोने वाला। मगजम उसके दूसरे गाल पर लब रखते हुए बोला, तंग नहीं करे ना, सोने दे प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। अलीज़ा बंद आंखों से मगजम को मन्नत करते हुए बोली तो मगजम को इस पर टूट कर प्यार आया। बेगम मैं तो सोच रहा हूँ कि आज रात में तुमसे बहुत सारी बातें करूँ, मगर तुम तो नींद में जाने की तैयारी में हो। देख लो, इतना जुल्म अच्छा नहीं है शौहर पर। मगजम इसके माथे को चूमते हुए बोला, आप मुझसे क्या बातें करेंगे? अलीज़ा आंखें खोलती नींद में डूबी आवाज़ में बोली, बहुत सारी। मगजम इसके कान में सरगोशी करते कान के लोग को लबों से छूते हुए बोला, आप करें मैं जाग रही हूँ। अलीज़ा अपनी आंखें खोलती मगजम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि नींद से चूर आंखें देखकर मगजम को इस पर बहुत प्यार आया। इतनी नींद आने के बावजूद भी वो मगजम के लिए जागना चाह रही थी, सिर्फ इसके एक बार बोलने पर। अब मेरा मूड नहीं है, अब सारी रात बातें मैं शादी वाले दिन ही एक ही बार करूँगा। मगजम इसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी खुशबू से इश्क है जो मुझे मज़ीद तुम्हारा दीवाना बनाती है। मगजम गहरा सांस लेते उसकी खुशबू को अंदर उतारते हुए बोला, बहुत मुश्किल से रहूँगा इस कमरे में तुम्हारे बगैर, मगर इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आना तो तुम्हें मेरे पास ही है ना। एक ना एक दिन तो क्या एक पल भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मगजम इसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला, जबकि इसकी भारी सांसें इसकी बात की गवाही थी कि मोहतरमा सो चुकी है। मगजम ने सर उठाते उसके चेहरे की तरफ देखा जो नींद की वादी में गुम हो चुकी थी। मतलब तब से इसने जो भी बातें की हैं इन सब को वो सुन ही नहीं रही थी। अगर सुन रही होती या जाग रही होती तो मगजम को अपने इतना नज़दीक देखकर ज़रूर इसे पीछे हटाने की कोशिश करती। मगजम इसे सोता देखकर हल्का सा कहका लगाकर हंसा, मेरी छोटी सी बीवी। मगजम को इस पर इतना प्यार आ रहा था कि दिल कर रहा था सारे फासले मिटा दे, मगर अपनी दी गई ज़बान की वजह से सब्र कर गया। मगजम इसके चेहरे के एक एक नक्श को लबों से छूते हुए खुद किसी तकिए की तरह उसे भींचे आंखें मूंद गया। अफरा फ्रेश होकर निकली और बालों को टॉवल से कवर किया हुआ था। अपने बाल खोलती वो ब्रश करने लगी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अपना दुपट्टा गले में डालती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलती उसने सामने जहानज़ीब को खड़ी देखा।
वो एकदम से हैरान हुई थी क्योंकि आज तक वो उसके कमरे में नहीं आया था और इस वक्त वो इसके कमरे के दरवाजे पे खड़ा था। जहांगीर ने गौर से अफरा की तरफ देखा, जो गुलाबी रंग के सादे से सूट में निखरी निखरी सी लग रही थी। गिरे बाल कमर और शानों पर बिखरे हुए थे। अब यहीं पर खड़े रहने का इरादा है ना, क्या अंदर भी आने दोगी? जहांगीर अफरा को अंदर की तरफ धकेलते हुए बोला और कमरे में दाखिल हो गया। हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स सोफे पर रखे और इसकी तरफ मतवजा हुआ। तुम्हारा सामान देने आया था, मगर यहाँ तो कोई और ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया। जहांगीर शौक नज़रों से अफरा को निखरे निखरे वजूद को देखते हुए बोला, जबकि अफरा को फ़ौरन अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ। आपका और कोई काम है? अफरा अपना दुपट्टा और दुरुस्त करते हुए बोली, सारे काम ही तुमसे है मिसेस जहांगीर। इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, आप जाएं यहाँ से। अफरा कदम पीछे की जानिब बढ़ाते हुए बोली, और अगर ना जाऊँ तो? जहांगीर अब इसके 2 कदम के फासले पर था, जबकि अफरा दीवार के साथ चिपक चुकी थी। प्लीज़ कोई आ जाएगा, अफरा ने बहाना बनाया। नो प्रॉब्लम, अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे मेरी बीवी को मिलने से रोक सके। जहांगीर 2 कदमों का फासला समेटते इसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते इसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, जबकि इसकी इस कदर नज़दीकी और पर अफरा ज़ोर से आंखें मीच चुकी थी। तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? वो भी बचपन की मोहब्बत है, फिर ये डर और खौफ कैसा? जहांगीर इसके चेहरे से गीले बाल हटाते हुए बोला, जबकि इसकी उंगलियों के लम्स से अफरा की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। मैं आपसे नहीं डरती, आप थोड़ा दूर हटकर बात करें। अफरा हिम्मत करती जहांगीर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो तुमसे ऐसी ही बात करनी है। चलो बताओ कि अगर मोहब्बत करती हो तो डर क्यों रही हो मुझसे? जहांगीर इसके शफाफ चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला, मुझे आपसे डर नहीं लगता, आपकी बेरुखी और इस सज़ा से डर लगता है जो आप मुझे मेरी मोहब्बत के बदले में देंगे। अफरा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की सज़ा क्यों दूंगा? तुम्हें पता है कि बचपन में मोहब्बतों के लिए मैं तरसा हूँ, इंसान हूँ, और एक मोहब्बतों के लिए तरसा हुआ इंसान किसी की मोहब्बत की सज़ा ऐसे कैसे दे सकता है? जहांगीर अफरा की तरफ देखते तल्खी से मुस्कुराता हुआ बोला, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे? अफरा ने जहांगीर की तरफ देखते हुए पूछा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ और मेरी पाबंद हो जाओ, बस यही चाहता हूँ मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो जिनकी नज़र में औरत कुछ नहीं होती। मैं इन मर्दों में से हूँ जो वो औरत को इज्जत देकर इनके महाफिज बनने, इसकी मोहब्बतों के इकलौते वारिस बनते हैं, और मैं तुम्हारी तमाम मोहब्बतों का इकलौता वारिस बनना चाहता हूँ। जहांगीर बहुत नरम लहजे में अफरा की तरफ देखते हुए बोला और उसके माथे पर अपना पहला लम्स छोड़ता बगैर रुके वहाँ से निकल गया। अफरा ने उसके जाते ही अपने हाथ से अपने माथे को छुआ जहाँ जहांगीर अपना लम्स छोड़ कर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जहांगीर इतनी जल्दी उसे कबूल कर लेगा। शायद ये उस इजहार की वजह से था जिससे जहांगीर का दिल अफरा की तरफ माइल हो गया था। मेरा आपसे वादा है, मेरी मोहब्बत के इकलौते वारिस सिर्फ आप रहेंगे, हमेशा। अफरा खुद से बोलती मुस्कुराई और बेड पर लेटी आंखें मूंद गई। जितना खूबसूरत एहसास था कि जहांगीर ने उसे दिल से कबूल कर लिया था। नींद की वादी में उतरते हुए भी अफरा के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। अलीज़ा अपनी पैकिंग कर रही थी जब मगज़म इसके कुछ फासले पर बैठा इसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि अब तो इसे अलीज़ा का 1 हफ्ते बाद ही देखना था। चलें, अलीज़ा अपनी पैकिंग कंप्लीट करती मगज़म की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि नीचे इसे उमर और सरदार साहब लेने आ चुके थे और अब इसका इंतज़ार कर रहे थे। इधर आओ। मगज़म ने हाथ के इशारे से अलीज़ा को अपने पास बुलाया तो वो बगैर घबराए मगज़म के पास चली गई, क्योंकि अब इसे मगज़म से बिल्कुल डर महसूस नहीं होता था। जी, अलीज़ा मगज़म के करीब खड़ी होती हुई बोली तो मगज़म ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया और उसके गिर्द अपने बाजुओं का हार बांधा। मेरी शर्तें याद है ना तुम्हें? मगज़म अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने हाथ में सर हिलाया। तुम्हारी सारी शॉपिंग हो चुकी है और अब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे कॉल कर देना या अपने भाइयों में से किसी को बोल देना, मगर तुम खुद बाहर नहीं जाओगी, किसी भी सूरत में नहीं। मगज़म अलीज़ा को नरमी से समझाते हुए बोला, मेरी बात हर हाल में तुम्हें माननी है और लापरवाही हरगिज़ नहीं करनी। मगज़म का लहजा अब कुछ संजीदा था। अलीज़ा ने फ़कत हाँ में सर हिलाया तो मगज़म मुस्कुराया और इसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। अलीज़ा ने आंखें बंद करके शिद्दत से उसे महसूस किया। चलो, अब सब नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे। मगज़म इसके सर पर दुपट्टा सेट करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा मुस्कुरा दी। मैं दुनिया का पहला शौहर होऊंगा जिसकी बीवी दोबारा से रुखसत होगी। मगज़म अलीज़ा का हाथ पकड़े खड़े होते हुए बोला,
तो आप ज़बरदस्ती निकाह ना करते, फिर एक ही बार हो जाती। अलीज़ा मगज़म की तरफ देखते जतलाते हुए बोली, बेगम आप ये ताना मुझे और कितने अरसे तक मारने का इरादा रखती है? मगज़म इसकी कमर में हाथ डालते एक झटके से उसे अपने करीब करते हुए बोला, मैंने ताना तो नहीं दिया आपको। अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली, बेबी तुम्हारी खातिर मैं दोबारा अपनी ही शादी करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सारे दिल के अरमान पूरे हो जाए, मगर तुम ज़बरदस्ती के निकाह पर ही अटकी हुई हो। मगज़म इसकी नाक से अपनी नाक मिस करता हुआ बोला, सब इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। अलीज़ा ने मगज़म को याद दिलाया, तो चले बेगम, लेकिन इससे पहले। मगज़म ने बोलते अपना गाल इसके आगे किया, जबकि अलीज़ा ने होठ दांतों तले अपने होठ कुचले। मैं कैसे? बेगम भूलो नहीं, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, आप पहले आंखें बंद करें। अलीज़ा मगज़म की तरफ देखते हुए बोली, तो मगज़म ने मुस्कुराकर फ़ौरन अपनी आंखें बंद की। अलीज़ा ने हिम्मत करते हुए होठ मगज़म के गाल पर रखे और तेज़ी से हटा लिए। मगज़म इसकी तेज़ी पर मुस्कुराया और एक सेकंड की भी देर किए बगैर उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, जबकि अलीज़ा ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था। मगज़म कुछ देर बाद उसके होठों को आज़ाद करता पीछे हटा और इसका चेहरा देखने लगा जो सुर्ख अनार बन चुकी थी। चले बेगम, नहीं तो मेरा दिल इरादा बदल जाएगा। मगज़म अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि इसकी आवाज़ सुनते अलीज़ा ने फ़ौरन दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, जबकि मगज़म भी उसके पीछे ही था। भाभी मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। अफ़रा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली और उसके गले लग गई। इस वक्त वो सब गाड़ी के पास खड़े थे, जबकि अलीज़ा भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि अफ़रा के साथ इसको काफ़ी लगाव हो गया था। कोई बात नहीं, मैं बहुत तुमको भी मिस करूँगी, अलीज़ा मुस्कुराते बोली। अलीज़ा सबसे मिलती, सबको अलविदा कहती उमर और सरदार साहब के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गई, जबकि मगज़म भी इन्हीं के साथ ही मौजूद था क्योंकि शहर से अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में जाना था और कुछ दिन वहीं पर गुजारने थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जान। अलीज़ा घर में दाखिल होते हुए आमना बेगम के गले मिलते हुए खुशी से बोली, जबकि अलीज़ा के इस्तकबाल के लिए वहीं पर इसके 5 भाई और इनके साथ इनकी खाला मामू की बेटियां भी मौजूद थी। वो सब शादी अटेंड करने के लिए आए थे। सबसे मिलती अलीज़ा राबिया की तरफ बढ़ी जो इसकी खाला की बेटी थी। कैसी हो चुड़ैल? अलीज़ा इसके गले मिलते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, मगर ये जो तुम छुपी रुस्तम निकली हो ना, अच्छा नहीं किया यार तुमने, कम से कम हमें तो बता देती। राबिया मुंह बनाते हुए बोली, जबकि अलीज़ा उसकी शक्ल देखते ही कहका लगा कर हंसी। बस देख लो, तुम मुझसे बड़ी होकर कुछ नहीं कर सकी, पर मैंने कर लिया। अलीज़ा अपना फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोली, तो वहाँ मौजूद सब अफराद कह पूरे शाहवाला में गूंजे, अरे बस कर दो बच्ची, इतनी दूर से सफ़र करके आई है, इसे थोड़ा आराम करने दो। अलीज़ा की खाला सबकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बच्चे तुम कुछ देर आराम कर लो, जाकर मैं तुम्हारे रूम में खाना भिजवा दी हूँ। आमना बेगम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, तो अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए सर में हामी हिलाया और फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। मगज़म यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से इसे वक्त ही नहीं मिला कि वह अलीज़ा से बात कर सके। इसे आज पूरे 2 दिन हो चुके थे अलीज़ा को बगैर देखे बगैर बात किए। कुछ सोचते हुए मगज़म ने अपना लैपटॉप खोला और अलीज़ा के कमरे की फुटेज चलाई, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि अलीज़ा अपनी किताबों को इनकी जगह पर तरतीब से रख रही थी। मगज़म ये देखते हुए मुस्कुराया कि वो मगज़म के हुक्म में तकमील करते उसी रूम में रह रही थी जिसमें मगज़म ने बोला था। मगज़म ने अलीज़ा को अपनी नज़रों के हिसार में रखते फ़ोन उठाया और अलीज़ा को कॉल मिलाई। फ़ोन पर होती बेल पर अलीज़ा ने किताबें वहीं पर रखी और फ़ोन की जानिब बढ़ी, तो जगमगाता नाम देखकर अलीज़ा की धड़कनें तेज़ हुई। 2 दिन से कितना इंतज़ार किया था उसने मगज़म की कॉल का, मगर इसने उसकी कॉल नहीं की थी। धड़कते दिल के साथ उसने कॉल अटेंड किया और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान? मगज़म मुस्कुराते हुए बोला, आपको कोई फ़र्क पड़ता है? अलीज़ा गफ़ी से बोलती बेड पर बैठी इसके शिकवे पर वो मुस्कुराया। सारे फ़र्क मुझे ही पड़ते हैं बेगम, खैर ये बताओ कैसी हो? मगज़म नज़रें लैपटॉप पर जमाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीज़ा अपनी उंगली बेडशीट के डिज़ाइन पर फेरते हुए बोली, जबकि मगज़म इसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से दिख रहा था। तुम्हारे बगैर कैसे हो सकता हूँ? मगज़म ने अलीज़ा से ही सवाल किया। मुझे क्या पता, आप मुझे बताकर तो नहीं रह रहे? अलीज़ा मुँह बसोड़ते हुए बोली, जबकि मगज़म ने अपने लब दबाकर अपनी हंसी रोकी थी। अच्छा, तो मेरी बीवी नाराज़ है मुझसे? मगज़म लैपटॉप पर आती अलीज़ा की तस्वीर को हाथ से छूते हुए बोला, मैं क्यों नाराज़ होगी आपसे? अलीज़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, ये तो तुम ही जानती हो बेगम कि क्यों नाराज़ हो अपने मासूम शौहर से। मगज़म ने अलीज़ा के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, जो इसके मासूम शौहर कहने पर फ़ोन को सामने की आँख की छोटी किए घूर रही थी, जैसे सामने मगज़म हो फ़ोन पर नहीं। बेगम कहो तो मैं आ जाऊँ, सामने बैठकर घूर लेना। मगज़म की आवाज़ सुनते अलीज़ा ने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा। मैं आपको क्यों घूरूंगी? अलीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, जबकि मगज़म इसकी
इस बार अपना कहका नहीं रोक सका था। ये तो तुम ही जानती हो बेगम, तुम मुझे क्यों घूरोगी आप। अलीज़ा भी कुछ बोलती कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला, जबकि अलीज़ा एकदम से डरी थी और फ़ोन इसके हाथ से छूटकर बेड पर गिरा था। हाय लाली, माय स्वीट हार्ट, आयशा बोलती अलीज़ा तक आई और इसके गले लग गई। जाहिल औरत, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का। अलीज़ा इससे अलग होती घूरते हुए बोली, जबकि आयशा कहका लगा कर हंसी। स्वीट हार्ट, तुम तो डर गई, आयशा हंसते हुए बोली, जबकि मगजम जो अलीज़ा के डरने से घबरा गया था, आयशा को देखते सुख का सांस लिया और बहुत दिलचस्पी से अपनी बीवी से उसकी क्लास लगती देखने लगा, जो काफ़ी गुस्से में थी। बकवास बंद करो नालायक इंसान, अलीज़ा आयशा को घुरी से नवाजते हुए बोली और अपना फ़ोन देखा, जहाँ मगजम की कॉल बंद हो चुकी थी, बल्कि फ़ोन ही बंद हो चुका था क्योंकि इसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। अच्छा ना, सॉरी यार, तुम किसी से बात कर रही थी क्या। आयशा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मीर की कॉल आई थी। अलीज़ा फ़ोन चार्ज पर लगाते हुए बोली, ओह इसका मतलब है मैंने डिस्टर्ब कर दिया, बहुत पर्सनल बातें चल रही थी क्या। आयशा शरारत से बोली तो अलीज़ा ने पास पड़ा कशन उठाकर उसे मारा। बकवास बंद करो अपनी, अलीज़ा गुस्से से घुरते हुए बोली। लो अब इसमें बकवास की क्या बात है, मियाँ बीवी की बातें पर्सनल ही होती हैं। आयशा बेड पर बैठती हुई बोली, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है मैं पर्सनल करूँ या जो भी। अलीज़ा को अब भी तप चढ़ी हुई थी। करो करो यार, जो मर्जी करो, बल्कि रोमांस। अभी आयशा बोलती अलीज़ा ने एक और कशन उसे दे मारा। निकलो यहाँ से वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं। अलीज़ा का गुस्से से बुरा हाल था। आयशा हंसते हुए कमरे से चली गई। गोया उसे भी एहसास हो गया था कि वह अलीज़ा को कुछ ज़्यादा ही तपा चुकी है। नालायक लड़की, अलीज़ा बोलती अपनी किताबों की तरफ बढ़ गई, जबकि इस सारी कार्रवाई देखते मगजम जहाँ बेजा कहका बुलंद हुआ था। अफरा बीजान के कमरे में जा रही थी जब सामने से आता जहानज़ीब दिखाई दिया। जहानज़ीब को देखते वो फ़ौरन पिल्लर के पीछे छुपी थी, जबकि उसे छुपते देखकर जहानज़ीब देख चुका था। जहानज़ीब चलता पिल्लर तक आया और उसके पास 2 कदम के फासले पर रुक गया। जब काफ़ी देर बाद जहानज़ीब वहाँ से ना गुजरा तो अफरा पिल्लर के पीछे से निकलती आगे की जानिब बढ़ी, मगर सामने की जानिब जहानज़ीब को देखकर इसकी चीख निकलती निकलती रह गई, क्योंकि जहानज़ीब इसके मुंह पर अपने भारी हथेली हाथ रख चुका था और एक झटके से वापस पिल्लर के साथ लगाता अफरा की तरफ झुका। मुझसे क्यों छुप रही थी तुम, जहानज़ीब इसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोला। मैं तो नहीं छुपी, अफरा साफ मुकर गई। अच्छा तो इस पिल्लर के पीछे छुप कर क्या अपनी जैसी चिपकलियाँ ढूंढ रही थी। जहानज़ीब इसके शफाफ चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोला, आपने मुझे चिपकली बोला। अफरा सदमे की कैफियत में बोली, नहीं मैंने तो नहीं बोला। जहानज़ीब भी साफ मुकरा, आपने अभी बोला मुझे अपनी जैसी चिपकलियाँ ढूंढ रही थी। अफरा ने उसे याद दिलाना चाहा। हाँ तो तुम्हें चिपकली नहीं बोला ना। जहानज़ीब इसको तंग करने में मज़ा आ रहा था। आपने बोला अपनी जैसी, मतलब मैं चिपकली हूँ। अफरा ने उसे समझाना चाहा। अब तुम खुद ही खुद को चिपकली बोल रही हो तो मैं कुछ नहीं बोलता। जहानज़ीब इसे मज़ीद तंग करते हुए बोला, आप। अफरा को समझ ही नहीं आई कि वो अब इसे क्या बोले। जी मिसेस, मैं क्या। जहानज़ीब अपने दाएं एब्रो उठाते हुए बोला, पीछे हटे आप। अफरा उसके सीने पर हाथ रखते पीछे धकेलते हुए बोली, जबकि वो ज़रा सा भी नहीं हिला था। अगर ना हटूँ तो। जहानज़ीब इसकी तरफ झुकते हुए बोला, पीछे हटे, मुझे बीजान के कमरे में जाना है। और अफरा जहानज़ीब की तरफ देखते मन्नत भरे लहजे में बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जहानज़ीब ढिठाई से बोला, आप इतनी ज़िद्दी क्यों हैं। अफरा जहानज़ीब की तरफ देखते हुए बोली, और तुम इतनी ढीठ क्यों हो। जहानज़ीब इसकी टोन में बोला, उफ़। अफरा ने सिर्फ इतना ही कहा, उफ़, क्या जवाब दूँ मुझे। जहानज़ीब वापस अपने सवाल पर आया तो अफरा ने बेचारी सी शक्ल बनाकर जहानज़ीब की तरफ देखा तो जहानज़ीब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मुझे जाने दे प्लीज़, अफरा ने इल्तिजा की। ओके, पर मुझसे छुपी क्यों, बस ये बता दो। जहानज़ीब की सुई अब भी वहीं अटकी हुई थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था इसीलिए, अफरा जल कर बोली। वो तो आगे तुम्हारे पास थोड़ा सा है, मज़ीद ख़राब करके दिमाग से फारिग होना है क्या। जहानज़ीब आज उसे सुबह के वक्त तारे दिखाने के इरादे में था। जहानज़ीब की बात पर अफरा का पारा हाई हुआ था, जिसका नतीजा ये था कि वो गुस्से पर काबू ना पाते जहानज़ीब के हाथ पर अपने दांत गाड़ गई, जबकि जहानज़ीब हैरानगी से अफरा को देख रहा था, जो उसका गोश्त खाने का इरादा रखती थी। अगर तुमने 1 सेकंड के अंदर अंदर अपने दांत नहीं हटाए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जहानज़ीब की गंभीर आवाज़ सुनते ही अफरा ने फ़ौरन पीछे हटी। ईद तो 2 दिन बाद है, पर तुम तो आज ही गोश्त खाने का इरादा रखती हो, वो भी मेरा, अपने शौहर का, अपने मजाजी खुदा का, वो भी जिंदा शौहर का। जहानज़ीब अपने हाथ को देखते हुए जो सुर्ख हो चुका था। तो आपका क्या ख्याल है, मैं आपको ज़बह कर दूं। अफरा इसके हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, जहाँ उसने काटा था। तो तुम अपने शौहर को ज़बह करने के इरादे रखती हो। जहानज़ीब मुस्कुराते हुए बोला,
वैसे मुझे कोई मसला नहीं, मगर सोच रही हूँ अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करेंगे, भला आखिर इतना ढीठ शौहर है मेरा। अफरा भी मुस्कुराते हुए बोली, एक बकरी का बच्चा तुमसे काबू नहीं होता और अपने शौहर को ज़बह करोगी, स्ट्रेंज। जहानज़ीब इसका मजाक बनाते हुए बोला, वो जानवर है, बाइट भी कर सकता है, आप शौहर हैं, आप कम से कम काटेंगे तो नहीं। अफरा जहानज़ीब की तरफ देखते हुए बोली, सही है कहा तुमने, तुम्हें काटूंगा तो नहीं, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। जहानज़ीब इसके कान के पास झुकते सरगोशी करते हुए बोला तो अफरा की धड़कन एकदम तेज़ हुई। वो पूरी जान लगाती जहानज़ीब को धक्का देती वहाँ से निकली और बगैर उसकी तरफ देखे वहाँ से भागती गई, जबकि उसे अपने पीछे से जहानज़ीब का जानदार कहका सुनाई दिया, आपी आपी। अली अलीज़ा को आवाज़ें देता कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो गया है? आराम से। अलीज़ा अली की तरफ देखते हुए बोली, आप ही बाहर आए और देख के बाबा बकरे लाए हैं। अली ने अलीज़ा को बताया, जबकि अलीज़ा खुशी से उछली पड़ी। सच्ची, आओ देखते हैं। अलीज़ा ने बोलते अली के साथ लॉन में कदम बढ़ाए। माशाल्लाह बाबा जान, ये कितने प्यारे हैं। अलीज़ा अपने सामने 6 बकरों को बंधे देख कर बोली तो सरदार साहब अलीज़ा की तरफ देखते मुस्कुरा दिए। इन्हीं प्यारे बकरों को खाना है आपने? उमर अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, जी नहीं, हमारी आपी नहीं खाती। अहमद ने फ़ौरन से जवाब दिया और ये सच भी था, वह वाकई में किसी जानवर का गोश्त नहीं खाती थी। कोई बात नहीं, इस बार खाएंगे। उमर ने अब नया सोचा छोड़ा, नहीं मैं नहीं खाऊंगी इन्हें। अलीज़ा ने फ़ौरन सफाई दी, हम मगज़म भाई को बुला लेंगे और वो आपको खिलाएंगे। उमर भी मुस्कुराते हुए बोला, जी नहीं, मैं फिर भी नहीं खाऊंगी। अलीज़ा ने फ़ौरन इनकार किया, सोच ले हम भाई को बुला लेंगे। उमर ने फिर से धमकाना चाहा, तुम बुला लेना, देख लेंगे क्या होता है। अलीज़ा भी चैलेंज करते हुए बोली, आप ही ये देखें, ये वाला आपका है। आसिम एक बकरी के करीब जाते हुए बोला, छोड़ो भाई, ये आप ही वाला नहीं, ये मेरा है। अहमद बकरी की रस्सी पकड़ते हुए बोला, जबकि बकरे ने एकदम से अहमद के पेट में अपना सर दे मारा, जबकि अहमद कुछ फासले पर जा गिरा। देखा, ये आप ही वाला ही है। आसिम अहमद को उठाते हुए बोला, जबकि इसकी बात पर सब कहका लगाकर हंस दिए। ये एक बंद घर का मंजर था, जहां बाहर से दिखने में से तो वो कोई वीरान लगता था, मगर अंदर इस घर में हर आसाइश मौजूद थी। पता चला एसपी का कुछ। खावर अपने हाथ में शराब का गिलास घुमाते हुए बोला, नहीं सर, वो इस दिन से गायब है जिस दिन से इसकी मुलाकात मगज़म मीर अहमद से हुई थी। उसके बाद वो कहाँ गया इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। मुझे शक है कि वो मगज़म की कैद में है। वो आदमी खावर के सामने सर झुकाते हुए बोला, मतलब ये चाल फिर मगज़म मीर अहमद की है ताकि एसपी के ज़रिए वो मुझे पकड़ सके। खावर हराम शराब अपने गले में उंडेलता हुआ बोला, अपने जासूस छोड़ो हर जगह, ताकि पता चले कि मगज़म आगे कौन सी चाल चलने का इरादा रखता है। खावर सामने खड़े आदमी को हुक्म देते हुए बोला, जबकि वो आदमी सर झुकाता हुआ बोला, सर ईद के दूसरे दिन मगज़म मीर अहमद और जहानज़ीब अहमद खान की शादी है। अच्छा, तो शादी कर रहा है, चलो करने दो, इसके बाद इसकी बीवी को उठाऊंगा और अपनी रखेल बनाऊंगा और पल पल मरेगा वो साला कमीना। खावर कमीनगी से कहका लगाता हुआ हंसा और इसे जाने का इशारा किया। वो आदमी इसके हुक्म को मानता वहाँ से चला गया। तुमने मेरी जितनी बर्बादी करनी थी कर ली मगज़म मीर अहमद, और बर्बाद होने का वक्त तुम्हारा है। तुम्हें इस तरीके से बर्बाद करूँगा कि तुम 100 बार मरोगे और 100 बार जियोगे, मगर तुम्हें सुकून नहीं आएगा। तेरी बीवी को उठाऊंगा, सबसे पहले इसकी इज्जत को बाग बाग करूँगा और फिर दुनिया को मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो कमीनगी से कहका लगाते हुए बोला। अलीज़ा बेड पर बैठी अपने ड्रेस देख रही थी जो सुबह ही मगज़म ने ईद के लिए भिजवाए थे। इसमें अलीज़ा के ड्रेस, मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, हर चीज़ मौजूद थी। अलीज़ा बेहद खुश थी, इन चीज़ों को देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ लैपटॉप की स्क्रीन पर यह सारा मंजर मगज़म अपनी आंखों में कैद कर रहा था। मगज़म ने फ़ोन उठाया और अलीज़ा को कॉल मिलाई। फ़ोन अलीज़ा के पास ही था, इसीलिए फ़ौरन कॉल उठाई गई। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने खुश दिली से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेगम? मगज़म भी मुस्कुराता हुआ बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सामान पसंद आया ईद का? मगज़म ने अलीज़ा से पूछा। जी बहुत प्यारा है, थैंक यू। अलीज़ा मगज़म का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, इतना सिंपल थैंक यू मैं नहीं लेने वाला, मुझे तो स्पेशल थैंक यू चाहिए, और वो लेने के लिए मैं खुद ही रात को आ जाऊँगा तुमसे मिलने। मगज़म लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाता हुआ बोला, क्या मतलब, आपको रात को मुझसे मिलने क्यों आएंगे? बीजान ने मना किया था ना, हम शादी से पहले नहीं मिलेंगे। अलीज़ा ने याद दिलाया। बेगम, कल चांद रात है और चांद रात तो मैं अपनी बीवी के साथ ही मनाऊंगा, इसीलिए पहले बता रहा हूँ, मेरे आने से पहले सोना मत। अगर तुम मुझे सोते हुए मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। मगज़म ने गोया उसे धमकाया। आप नहीं आ सकते प्लीज़। अलीज़ा ने उसे रोकना चाहा। मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता बेगम, इसीलिए फजूल की बहस करना बंद कर दो। मगज़म ने बात ख़त्म करते हुए कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रात को मैं आ रहा हूँ, बस बात ख़त्म। इससे आगे मैं तुम्हारी कोई बात ना सुनूंगा, मानूंगा और ना ही
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज, रात को मुलाकात होगी। मगजम बोलता हुआ कॉल डिस्कनेक्ट कर गया, जबकि अलीज़ा परेशान होती फ़ोन की तरफ देखने लगी। अब वो इसे कैसे समझा सकती थी कि जबकि वो इसकी एक भी सुनने बगैर अपनी सुनाकर कॉल काट गया था। रात के 2 बज रहे थे मगर मगजम अभी तक नहीं आया था, जबकि अलीज़ा का नींद से बुरा हाल था। वह मगजम का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। उसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और फिर उठ खड़ी हुई और वॉशरूम में मुंह धोने की गर्ज से चली गई। मगजम खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में दाखिल होकर अच्छे से खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के आगे पर्दे करके वो कमरे की जानिब मुड़ा, मगर वहाँ पर कोई ना था। मगजम के माथे पर एक साथ कई बल नमूदार हुए। तभी वॉशरूम से अलीज़ा निकलते हुए दिखाई दी। ना चाहते हुए भी इसके होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रेंग गई। चांद मुबारक हो मेरी जान, मगजम बोलता अलीज़ा की तरफ बढ़ा और उसके कस के गले लगाया, जबकि अलीज़ा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। पीछे तो हटिए, मेरा सांस घुट रहा है। अलीज़ा की हल्की सी आवाज़ मगजम को सुनाई दी तो मगजम मुस्कुराता हुआ पीछे हटा और बगौर उसे देखने लगा, जिसका चेहरा पानी से भिगा हुआ था, जबकि आंखों में नींद साफ वाज़ेह थी। वह इसकी हालत देखते हुए मुस्कुराया और एक झटके से अपने बाजू में उठा लिया, जबकि इसके इस अचानक होने वाले आफताब पर अलीज़ा बौखला गई और मगजम की तरफ देखा। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ मुझे नीचे उतारे। अलीज़ा मगजम की तरफ देखते हुए बोली। मेरी जान मेरा इंतज़ार कर रही थी। मगजम इसे बेड पर लिटाता हुआ खुद साथ लेटते हुए बोला। इंतज़ार करना बनता था, आपने धमकाया ही इतना था। अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली तो मगजम बेसाख्ता मुस्कुराया। तुम्हें धमकाना भी बनता था, वरना आपकी नींद तो इतनी पक्की है कि आप वाकई में सो जाती। मगजम इसे अपने हसार में रखते हुए बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, बीजान को पता चला तो वो बहुत डांटेंगी। अलीज़ा उसको समझाना चाहा। इनको कौन बताएगा? ना तो मैं बताऊंगा और ना तुम बताओगी, तो फिर इन्हें कैसे पता चलेगा मुझे अपनी बीवी के साथ बातें करनी है, ना कि फजूल गुफ्तगू में वक्त गुजारना है। इसके गाल पर लब रखते हुए बोला। अच्छा मुझे ये बताओ, ईदी पसंद आई तुम्हें? मगजम अलीज़ा के बाल खोलते हुए बोला। कौन सी ईदी? अलीज़ा मगजम की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। वही यार जो सुबह भिजवाई थी। मगजम इसे और करीब करते हुए बोला। वो ईदी तो नहीं थी। वो मगजम की जानिब देखते हुए बोली। अगर वो ईदी नहीं थी तो क्या थी? मगजम इसकी अब बार माथे पे लबों से छूते हुए बोला। वो तो ईद के कपड़े थे ना, ईदी तो कोई और होती है। अलीज़ा ने इसे याद दिलाना चाहा कि ईदी ये नहीं होती। अच्छा तो अब ईदी मैं बताऊं तुम्हें, मैं क्या ला कर दूँ? बकरा ला कर दूँ, भैंस ला कर दूँ या ऊँट ला कर दूँ? बताओ तुम क्या खाना पसंद करूंगी? मगजम इसकी गर्दन में मौजूद चैन को छेड़ते हुए बोला। ये क्या बोल रहे जा रहे हैं आप भला? मैं ये सब क्यों खाऊंगी? मैं ये सब नहीं खाती। मैं आपसे ईदी का बोला है, जानवरों का नहीं। अलीज़ा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, जैसे इसकी अकल पर मातम कर रही हूँ। बेगम ये बकरा ईद है और मेरी नज़र में इस ईदी को छोड़कर जो सुबह मैंने भेजी है यही ईदी रह जाती है। तो बताओ तुम क्या लेना पसंद करोगी, बकरा, भैंस या ऊँट? मगजम ने दोबारा वही सवाल किया। ओफो कुछ नहीं, आप रहने दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलीज़ा ने साफ इनकार किया, क्योंकि वो मज़ीद ऊँट, बकरा या भैंस के नाम नहीं सुन सकती थी। क्यों नहीं चाहिए? अब तो मैं अपनी बेगम को इसके मुताबिक की ईदी देकर ही रहूँगा। चलो अब बताओ शाबाश, क्या चाहिए तुम्हें? मगजम इसके हाथ लबों से लगाते हुए बोला। मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स, टेडी बियर और बहुत सारे नॉवेल्स की किताबें बस। अलीज़ा मगजम की तरफ मुस्कुराकर बोली। ये नॉवेल्स वाला काम तो मैं नहीं कर सकता बेगम, ये आप खुद ही करना। मेरे साथ चली जाना शादी के बाद, बाकी आपकी ईदी आपको सुबह पहुंच जाएगी, बल्कि मैं खुद देने आऊँगा। मगजम मुस्कुराता हुआ बोला। बस और कुछ? मगजम ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं कुछ नहीं बस, अलीज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा चलो ये बताओ, मेरी बेगम ने मुझे कितना मिस किया? मगजम इसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अलीज़ा मगजम के सीने पर सर रखते हुए बोली। सीरियसली? क्या वाकई में? मगजम को जैसे यकीन नहीं आया था कि अलीज़ा ने वाकई उसे मिस किया है। जी बहुत ज़्यादा। अलीज़ा ने अपना हसार मगजम के गिर्द बांधा था, जबकि मगजम को ये ख्वाब ही लग रहा था, क्योंकि आज से पहले तक तो अलीज़ा से दूर भागती थी, मगर आज वो खुद इसके गले लगी हुई थी। क्या तुमने मुझे कबूल कर लिया है? मगजम ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए पूछा। आप मेरे शौहर हैं, मैं आपको कबूल क्यों नहीं करूँगी? अलीज़ा अपना सर उठाकर मगजम के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली तो इसके इजहार पर मगजम सरशार सा होता मज़ीद खुद में उसे भींच गया। आपको पता है मुझे पहले आपसे बहुत डर लगता था। अलीज़ा मगजम के सीने पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए बोली। फिर? मगजम ने दिलचस्पी से पूछा। फिर मुझे आप बहुत अच्छी लगने लग गई। अलीज़ा उसके सीने पर अपनी उंगली से कभी अपना नाम तो कभी मगजम का नाम लिखती हुई बोली।
پھر مغزم آنکھیں بند کرتا اس کی انگلیوں کی حرکت کو محسوس کرتے مسکرا کر بولا، اور پھر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ علیزہ آخر میں مسکرا کر بولی، جبکہ مغزم کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ کتنے صاف لفظوں میں وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ مغزم نے کروٹ بدلی اور علیزہ کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ اور کیا محسوس کرتی ہو تم میرے لیے؟ شاید مغزم علیزہ سے مکمل اظہار سننے کے موڑ میں تھا۔ مجھے آپ کی بغیر نیند نہیں آتی۔ آپ نے مجھے اپنی عادت ڈال دی ہے۔ آپ کے بغیر کھانے کا پہلا نوالا حلق سے نہیں اترتا، کیونکہ آپ نے وہ بھی مجھے عادت ڈال دی ہے۔ میرا دل کرتا ہے ہر وقت آپ میرے پاس رہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بہت بہت زیادہ تنگ کروں۔ علیزہ مسکراتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا، جبکہ مغزم تب سے خود پر قابو پاتا ایک دم بے قابو ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے علیزہ کی سانسیں قید کر چکا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، جنون تھا، جو آج سے پہلے علیزہ نے نہیں محسوس کیا تھا۔ علیزہ مغزم کی اس حرکت پر آنکھیں پھیلائے خود پر جھکے مغزم کو دیکھنے لگی۔ اسے کندھوں سے تھام کر پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو قید کرتا سر کے پاس تکے پہ لگا گیا، جبکہ علیزہ کی ساری مزاحمت دھری کی دھری رہ گئی۔ کافی دیر بعد خود کو سیراب کرتے مغزم پیچھے ہٹا اور علیزہ کی طرف دیکھا، جو لمبے لمبے سانس لی تھی۔ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی، جبکہ ہونٹوں پر ایک خون کی ننھی سی بوند نمودار ہوئی۔ مغزم نے مسکراتے اپنے لبوں سے اس کی بوند کو صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں شدت سے چوما۔ تمہارا اظہار آج مجھے کتنا سرشار کر گیا ہے، تم یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی محبت کو پا لیا ہو۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے نفرت کرو گی، مگر تم نے ثابت کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں نفرت کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں۔ میں ساری دنیا لٹا سکتا ہوں تمہارے لیے میری جان۔ مغزم اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے بولا، میں آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی، آپ میرے شوہر ہیں۔ علیزہ ہلکی سی آواز میں بولتی مغزم کے سینے میں منہ چھپا گئی، جبکہ مغزم اس کی بات پر کھل کر مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ پھر باتیں کرتے کرتے علیزہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مغزم اس کی طرف دیکھتے مسکرایا اور شدت سے اس کا گال چوما۔ اس کا دل کر رہا تھا علیزہ کو لے کر بہت دور چلے جائے، جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ آج علیزہ نے کھل کر مغزم سے باتیں کی تھی اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، مگر محبت بول کر نہیں، شوہر بول کر۔ مغزم کو لگ رہا تھا اسے 7ویں آسمان پر بٹھا دیا گیا ہے۔ مغزم نے گھڑی کی طرف دیکھا، 4 بج رہے تھے اور کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا جانے کو، مگر مجبوری تھی۔ صبح عید کی نماز کے لیے بھی جلدی اٹھنا تھا اور اسے علیزہ کی نیند کی بھی بہت فکر تھی، اسی لیے مسکراتا ہوا اٹھا اور علیزہ کو ایک نظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے جیسے راستے سے آیا تھا ویسے ہی راستے سے چلا گیا۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ بی جان جہاں نصیب سے بی جان کا ہاتھ عقیدت سے چومتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام، تمہیں بھی عید مبارک۔ بی جان محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، عید مبارک چچی جان۔ جہاں نصیب رضیہ بیگم اور سمرہ بیگم سے ملتے ہوئے بولا، خیر مبارک بچے، خوش رہو۔ سمرہ بیگم جہاں نصیب کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بی جان بھابھی کی کال آئی ہے۔ جہاں نصیب کو اپنے پیچھے سے افرا کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ پل تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ افرا وائٹ اور پنک فراک ساتھ ہلکا سا میک اپ کیے، بالوں کو چوٹیاں میں قید کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ افرا نے نظریں اٹھا کر جہاں نصیب کی طرف دیکھا، جو سفید شلوار قمیض پہنے اپنی مکمل وجاہت لیے اسے ہمیشہ کی طرح اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر افرا نے فوراً نظریں جھکائی تھی، جبکہ اس کی یہ ادا جہاں نصیب کا دل دھڑکا گئی تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک بی جان، کیسی ہیں آپ؟ علیزہ نے ایک ہی سانس میں سب کو پوچھ ڈالا۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک میرا بچہ، تم کیسی ہو؟ بی جان ویڈیو کال پر علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولی، الحمدللہ بی جان میں ٹھیک ہوں۔ علیزہ مسکراتے ہوئے بولی، اور یہ کیا تم تیار کیوں نہیں ہوئی ہو؟ بی جان علیزہ کو سادے سے حلیے میں دیکھتے ہوئے بولی، وہ بی جان میں ابھی اٹھی تو ہوں، بس ہونے لگی ہوں تیار، سوچا سب سے پہلے آپ سے بات کر لوں۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، اچھا چلو ٹھیک ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ایسے شادی شدہ لڑکیاں سادہ کپڑے پہن کر نہیں بیٹھتی، اور آج تو عید بھی ہے، چلو شاباش بچہ، جلدی جلدی اٹھو اور پیارا سا تیار ہو جاؤ، اور پھر مجھے اپنی تصویریں بھی بھیجنا۔ بی جان علیزہ سے مسکراتے ہوئے بولی، اوکے بی جان، اللہ حافظ، خدا حافظ بچہ۔ بی جان علیزہ سے بولتی فون افرا کی جانب بڑھایا، چچی جان مجھے چچا جان کے پاس ڈیرے پر پہنچنا ہے، آپ پلیز میرے کپڑے پریس کروا دیں، کسی کو بول کر۔ جہاں نصیب سمرہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں نہیں بیٹا، جاؤ فری، جہاں نصیب کے کپڑے پریس کر کے دو۔ سمرہ بیگم افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جی امی۔ افرا بولتی اٹھی اور قدم جہاں نصیب کے کمرے کی طرف بڑھائے، جبکہ جہاں نصیب کی نظروں نے اس کا پیچھا تب تک کیا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ہائے اللہ، میں کون سے کپڑے نکالوں، مجھے تو یہ نہیں پتا، اگر وہ آ گئے
تو نہیں نہیں نہیں، ان کے آنے سے پہلے مجھے کپڑے پریس کر کے یہاں سے جانا ہے۔ افرا جہاں نصیب کی الماری کھولے سامنے کھڑی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے کون سے کپڑے نکالیں اور کون سے نہیں، اور کسی بھی حال میں جہاں نصیب کے کمرے میں آنے سے پہلے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ کیا کروں، کون سے نکالوں؟ افرا کافی کنفیوز سی ہو رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شوہر کا ایک ڈریس سلیکٹ نہیں ہوتا تم سے؟ کتنی نالائق بیوی ہو تم۔ افرا کو اپنے پیچھے سے جہاں نصیب کی یہ آواز سنائی دی تو اس نے مڑنا چاہا، مگر جہاں نصیب بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اگر وہ پیچھے مڑتی تو ضرور جہاں نصیب سے ٹکرا جاتی، جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے کیا پتا آپ کو کون سی ڈریس پہننا ہے، کون سا نہیں؟ افرا لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے مسز۔ جہاں نصیب ایک ڈریس نکالتا اس کے ہاتھ میں تھماتا ہوا بولا، جبکہ جہاں نصیب کا مضبوط بازو افرا کے سر کو ٹچ ہو رہا تھا، جس میں وہ ابھی بھی گھبرا رہی تھی۔ اسی لیے افرا سے وہاں سے جلدی سے نکلنا چاہا، مگر جہاں نصیب اس کے آگے بازو رکھ کر اسے روک چکا تھا۔ تم نے تو اپنے شوہر کو عید مبارک بھی نہیں بولا، اچھی بیویاں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ جہاں نصیب افرا کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ عید مبارک، افرا نے بول کر آگے بڑھنا چاہا، مگر جہاں نصیب اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، جبکہ افرا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے سیدھا اس کے سینے سے لا لگی۔ بہت نکمی بیوی ہو تم، کچھ آتا ہی نہیں ہے تمہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں سکھا دیتا ہوں، جہاں نصیب اسے اور قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ افرا کپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ عید مبارک مسز۔ جہاں نصیب احمد خان۔ جہاں نصیب اس کا کان میں سرگوشی کرتا اس کے گال پر لب رکھ گیا، جبکہ افرا تو فریز ہو چکی تھی اس کے عمل پر۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ دوبارہ بولوں؟ جہاں نصیب افرا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، جو سرخ ہو چکا تھا۔ چھوڑیے مجھے، افرا خود کو جہاں نصیب کے بازو میں کھڑا دیکھتے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی، جبکہ جہاں نصیب اپنی گرفت اور مضبوط کر چکا تھا۔ کہا مسز، اب تو کہیں نہیں جا سکتی، تم پہلے اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے عید مبارک تو کہہ لینے دو۔ جہاں نصیب بولتا اس کے دوسرے گال پر بھی شدت سے لب رکھ چکا تھا، جبکہ اس کے دوبارہ اس حرکت پر افرا اپنی دھڑکنوں کا شمار کرتی رہ گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ افرا جہاں نصیب کی طرف دیکھتے ہوئے ہمت کر کے بولی، پہلے میری شادی بھی تو نہیں ہوئی تھی نا، اب میرے پاس میری بیوی موجود ہے، ایسا تو ہونا بنتا ہی ہے نا مسز۔ جہاں نصیب افرا کی طرف شوق نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پہلے مجھے چھوڑے، مجھے آپ کے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ افرا جہاں نصیب کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، پہلے عید مبارک تو بولو اپنے شوہر کو۔ جہاں نصیب ابھی بھی اپنی ہی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ میں کیسے؟ افرا کنفیوز ہوتے ہوئے بولی، جیسے میں نے بولا ویسے۔ جہاں نصیب نے آنکھوں میں چمک لیے بتایا، تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، پھر یہ خوف کیسا؟ جہاں نصیب اسے کپکپاتے دیکھ کر بولا، آپ مجھے بار بار میری محبت کا طعنہ کیوں دیتے ہیں؟ افرا جہاں نصیب کی طرف دیکھتے ہوئے گفی سے بولی، تو نہیں کرتی کیا؟ جہاں نصیب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کرتی ہوں، پر آپ اس طرح طعنے تو نہ دیا کریں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، نہیں دیتا، پر اگر تم محبت کرتی ہو تو ڈرتی کیوں اتنا؟ جہاں نصیب اصل بات پوچھی۔ میں ڈرتی نہیں، افرا بے خوفی سے بولی۔ سیریسلی؟ جہاں نصیب اپنی بائیں آئی برو اٹھ چکائی تو افرا نے سر ہاں میں سر ہلایا۔ عید مبارک تم سے بولا نہیں گیا ابھی تک۔ جہاں نصیب پھر اسی بات پر آیا۔ افرا نے ایک نظر جہاں نصیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے گلے لگ گئی، جبکہ اب فریز ہونے کی باری جہاں نصیب کی تھی۔ عید مبارک میاں جی، افرا مسکرا کر بولی اور اس سے الگ ہوئی۔ جہاں نصیب کی شکل دیکھتے ہی افرا نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی دمائی، جبکہ جہاں نصیب تو مانو پتھر ہی بن گیا تھا۔ افرا یہی موقع پاتے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ افرا کے الگ ہونے سے جہاں نصیب ہوش میں آیا۔ تم ادھر آؤ، افرا جہاں نصیب افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اب اس کے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں تو نہیں آنے والی، اب افرا منہ چڑھاتے ہوئے بولی، میں بول رہا ہوں ادھر آؤ۔ افرا جہاں نصیب بولتا اس کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی افرا کمرے کا دروازہ کھولتی بھاگ چکی تھی۔ کہاں تک بھاگو گی تم؟ ایک بار میرے ہاتھ لگو ذرا۔ جہاں نصیب افرا کو بھاگتے دیکھ کر بڑبڑایا اور پھر مسکرا دیا۔ عید مبارک تو بڑے کمال کا بولا ہے مسز، وہ خود سے بول کر مسکرا دیا۔ علیزہ اس وقت کمرے میں تیار ہو کر تصویریں لینے میں مصروف تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مگزم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، عید مبارک بیگم۔ مگزم علیزہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو علیزہ نے مڑ کر مگزم کی طرف دیکھا۔ مگزم سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اجرک ڈالے، ایک ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی پہنے، نفاست سے بال سیٹ کیے، بھرپور وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ علیزہ نے اسے دیکھتے ہی دل میں ماشاء اللہ بولا۔
जबकि अलीज़ा के मुड़ने पर मगज़म के कदम रुके थे। वो मगज़म के भेजे गए रेड ड्रेस, ज्वेलरी, हल्का सा मेकअप किए, बाल खुले छोड़े, दुपट्टा एक साइड कंधे पर डाले बहुत खूबसूरत लग रही थी। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक, अलीज़ा मुस्कुराते हुए बोली। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। मगज़म एक ही जुस्त में अलीज़ा तक पहुंचता उसे गले लगाता हुआ बोला। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, अलीज़ा ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया तो मगज़म की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरी ईदी? अलीज़ा मगज़म से अलग होते हुए बोली। कौन सी? मगज़म अनजान बना। क्या मतलब मेरी ईदी नहीं लाए ना आप? अलीज़ा ने गफ़ी से बोला। ओहो यार, भूल गया, मगज़म भूलने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला। क्या आप भूल भी गए? अलीज़ा हैरान होते हुए बोली। नहीं मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बीवी मुझे कुछ बोले और मैं कुछ भूल जाऊं? लाया हूं तुम्हारी ईदी, मगज़म मुस्कुराता हुआ बोला और साइड सोफे से एक बड़ा सा बॉक्स उठाया जिसे इसके कमरे में दाखिल होते हुए रखा था, मगर अलीज़ा की नज़र नहीं गई थी उस पर। इस बॉक्स को देखते हुए अलीज़ा की आंखें चमकी। मगज़म ने वो बॉक्स लाकर अलीज़ा को थमाया, जबकि अलीज़ा ने उसे सामने टेबल पर रख कर खोलना भी शुरू कर दिया। बॉक्स को खोलते ही उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में चॉकलेट्स मौजूद थी और वो सारा बॉक्स चॉकलेट से भरा हुआ था, जबकि साइड पर बहुत खूबसूरत गजरे पड़े थे। थैंक यू, अलीज़ा खुश होते हुए बोली। फ़ौरन मगज़म के गले ही लग गई, जबकि अलीज़ा की इस हरकत में मगज़म ने बेतहाशा हैरान हुआ था। बेगम मुझ पर इतनी ज़्यादा इनायत मत करो, ये ना हो कि दूर 2 दिन का भी सब्र मुझ पर मुश्किल हो जाए। मगज़म इसे और ज़ोर से गले लगाता हुआ बोला। आपसे सब्र होता कब है? अलीज़ा मगज़म की तरफ देखते हुए बोली। बेगम ये सब्र ही जो है मैं 1 हफ्ते से कर रहा हूँ। मगज़म ने इसे याद दिलाया कि वो 1 हफ्ते से उसे ना मिलकर ही सब्र ही कर रहा है। कैसा सब्र? कल भी आप मुझसे मिलने आए थे, आज भी आप अब मुझसे मिलने आए हैं, अलीज़ा ने भी याद दिलाया। सिर्फ मिलने आया था बेगम, शुक्र करो तुम्हारे पास रात नहीं रुका और ये मेरा सब्र ही है जो तुम सुकून से यहाँ रह रही हो, वरना अब तक तुम मेरे पास ही होती और किसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि कोई मेरी बीवी को मुझसे दूर करता। ये तो बस बीजान का हुक्म था जो मैंने सर खम करके मान लिया, मगर इसके बाद तुम्हें 1 दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा खुद से दूर होने की। मगज़म इसके माथे पर शिद्दत से लप रखते हुए बोला। अच्छा छोड़े, मुझे तस्वीरें बनानी है, बीजान ने बोला है इन्हें सेंड करने। अलीज़ा मगज़म के हिसार से खुद को छुड़वाते हुए बोली। चलो आओ, मैं बनाता हूँ, मगज़म इसके हाथ से फ़ोन पकड़ते हुए बोला और साथ लिए बेड पर बैठा सामने वाले बॉक्स में से गजरे निकाले और अलीज़ा के हाथ को पकड़कर इसकी नाजुक कलाइयों में पहनाने लगा। कैसे लगे? मगज़म अलीज़ा के हाथों पे लब रखते हुए बोला। बहुत खूबसूरत है, अलीज़ा मुस्कुराकर बोली। मगर तुमसे कम। मगज़म फ़ोन निकालता, अलीज़ा को अपने हसार में रखता, फ़ोन सामने करता, तस्वीरें लेने लगा। कुछ तस्वीरें लेकर मगज़म ने बीजान के नंबर पर सेंड कर दिए, जबकि अलीज़ा एकदम से चीखी थी। यह आपने क्या कर दिया? बीजान दिखेगी तो वो बहुत डांटेगी, उन्होंने मना किया था आपसे नहीं मिलना। अलीज़ा को अपनी परेशानी लाहक हुई। वो कुछ नहीं कहेगी और तुम कभी इतना परेशान अपने शौहर के लिए भी हो जाया करो बेगम। मगज़म इसके गाल पर हल्की सी बाइट काटते हुए बोला। क्या मसला है आपको? मैं इतनी मुश्किल से मेकअप किया है, आप सारा ख़राब कर रहे हैं, अलीज़ा अपने गाल पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर बोली, जबकि मगज़म इसकी शक्ल देखते कहका लगा कर हंसा। आज ईद का दूसरा दिन था और इन चारों की मेहंदी भी उसी दिन थी, जबकि हर तरफ हर कोई मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ़ था। कोई कुछ कर रहा था और कोई कुछ। सब लोग हवेली से आ चुके थे और मेहंदी का इंतज़ाम हॉल में किया गया था। अलीज़ा को ब्यूटिशन तैयार करने आ चुकी थी, जबकि इसके पास आयशा और अफरा के पास मरियम मौजूद थी। माशाअल्लाह लाली, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, आयशा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, जो मेहंदी की दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, आमना बेगम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीज़ा इनकी तरफ देख के मुस्कुरा दी। कब्ज़ा ग्रुप ऑनर, हमारी भी बारी आने दो, हमें भी देखने दो कि हमारी बहन कितनी प्यारी लग रही है। आयशा को अपने पीछे से उमर की आवाज़ सुनाई दी, जबकि इसके कब्ज़ा ग्रुप ऑनर कहने पर वहाँ पर मौजूद सब अफराद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। ओ लो देख लो, तुम खाने नहीं लगी मैं तुम्हारी बहन को, आयशा जलकर उमर की तरफ देखते हुए बोली। तुम्हारा बस चले तो तुम खा भी जाओ, मगर क्या है ना, हमें हमारी बहन ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए तुम इससे पहले इसे खाओ, हम इससे पहले ही तुम तक पहुंचने नहीं देंगे, ताकि तुम ऐसा कोई भी काम सर अंजाम ना दे सको। उमर इसे मजीद जलाते हुए बोला। तुम लोग तो जलते ही रहना बस मेरे और मेरी दोस्त के प्यार से, वैसे भी जहाँ मोहब्बत हो दुनिया वहाँ पर जल जल कर खाक होती है, और हमें देखकर तो एक क्या पूरी की पूरी दुनिया खाक हो जाती है। आयशा भी जल कर जवाब देती उमर की तरफ देखते हुए बोली। खुश फहमी ला इलाज है मोहतरमा, दुनिया जलेगी और वो भी तुमसे।
आई कैंट बिलीव दिस। उमर आयशा की तरफ देखते हुए बोला, लाली तुम अपने भाई को समझा दो वरना एक कत्ल तो मुझसे लाजमी हो जाएगा। आयशा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी, इतना फालतू खून समझा है क्या जो ऐसे ही कत्ल कर दोगी? मैं तो अभी लिख कर रखता हूँ, अगर मैं किसी दिन अचानक मर गया तो इसके पीछे मोहतरमा आयशा का हाथ होगा। उमर लापरवाह अंदाज में बोलता अलीज़ा की तरफ बढ़ा। अच्छा बस कर दो तुम लोग, कितना लड़ते हो। और तुम उमर थोड़ा लिहाज करो, अकल किया करो थोड़ी सी। आमना बेगम उमर को घुरी से नवाजते हुए बोली, माशाअल्लाह हमारी शहजादी तो आज शहजादियों को भी मात देने के चक्कर में। उमर अलीज़ा का माथा मोहब्बत से चूमते हुए बोला, जबकि भाई की इस कदर मोहब्बत पर अलीज़ा बेहद खुश होती हुई मुस्कुरा उठी। भाई हमें अभी मिलने दो अपनी शहजादी से। अलीज़ा को अपने पीछे से सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी तो वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। बाबा जान, अलीज़ा बोलती हुई इनकी तरफ बढ़ी और इनके गले लग गई। सरदार साहब ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा और इसके माथे पर पुसा दिया। जब अपनी जेब से पैसे निकाले और बगैर गिने ही सारे के सारे इसके सर से मार दिए। आमना ये किसी मुलाजमा को दे देना। सरदार साहब आमना बेगम की तरफ से वो पैसे बढ़ाते हुए बोले तो आमना बेगम ने वो पैसे पकड़कर पास खड़ी मुलाजमा को दे दिया और बोला कि सब में बांट लो, ये मेरी बेटी का सर का सदका है। बाबा जान हमारी भी बारी आने दे। अली और अहमद बेचारा समूह बनाते हुए अलीज़ा और सरदार साहब की जानिब बढ़ते हुए बोले, जबकि इनकी शक्लें देखकर अलीज़ा खिलखिलाकर हंसी थी। हाय आपी जॉन, यू आर सो ब्यूटीफुल। अहमद अलीज़ा को देखते हुए जोश से बोला, यू लाइक अ प्रिंसेस। आपी अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। चले जी, सब हॉल का टाइम हो गया है, मेहमान पहुंचने वाले होंगे। आसिम ऊंची आवाज़ में बोलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। माशाल्लाह, आसिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपी और भाई हम एक साथ आएंगे। अली और अहमद तुम दोनों मामा पापा के साथ जाओगे। आसिम सब की तरफ देखते हुए बोला, आयशा मेरे साथ जाएगी। अलीज़ा आसिम की तरफ देखते हुए बोली तो वहाँ में सर हिलाता आगे चल दिया, जबकि सब इसके पीछे पीछे ही थे। अफरा तैयार हो गई बेटा? समरा बेगम मरियम से पूछा। जी आंटी, बस तैयार हो गई है, ब्यूटिशियन वाली बस इसी का लास्ट टच दे रही है, आप आ जाए और देख ले इसे आकर। मरियम इन्हें मुस्कुरा कर जवाब देती अफरा के कमरे में चली गई, जबकि समरा बेगम भी उसके साथ ही थी। माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। समरा बेगम अफरा की तरफ देखते हुए बोली, जो मेहंदी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। समरा बेगम की बात सुनकर अफरा मुस्कुराई। कितना टाइम लगेगा? समरा बेगम ब्यूटिशियन की तरफ देखते हुए बोली, बस मैम, इनका दुपट्टा सेट करना है और फिर ये रेडी है। ब्यूटिशियन ने समरा बेगम को जवाब दिया और अफरा का दुपट्टा सेट करने लगी। ठीक है मरियम, इसका दुपट्टा सेट हो जाए तो इसे लेकर आ जाना, हम सब नीचे इंतज़ार करें, मेहमान बस पहुंचने वाले होंगे। समरा बेगम मरियम की हिदायत देती कमरे से चली गई। भाभी पहुंच गई हॉल में। अफरा मरियम की तरफ देखते हुए बोली, नहीं वो लोग निकल गए हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले होंगे, हमें भी जल्द से जल्द पहुंचना है। मरियम अफरा की जानिब देखते हुए बोली, मैम ये आपका हो गया दुपट्टा सेट। ब्यूटिशियन अफरा की जानिब देखते हुए बोली और अपना सामान समेटने लगी। सब मेहमान हॉल में पहुंच चुके थे, जबकि अफरा और अलीज़ा भी पहुंच चुकी थी और इनको ब्राइडल रूम में बिठाया गया था और बाकी सारे फैमिली वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। माशाल्लाह भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अफरा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, माशाल्लाह तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो मेरी प्यारी देवरानी साहिबा। अलीज़ा आखिर में से छिड़ते हुए बोली, शुक्रिया जेठानी साहिबा। अफरा भी इसके अंदाज में बोली, ओ देवरानी जेठानी, ये तुम लोग अपनी देवरानी और जेठानी वाली रिश्तेदारी घर जाकर निभाना, अभी हमें भी देख लो यार, तुम लोगों की दोस्त तुम लोगों के पास बैठी है और तुम दोनों ध्यान ही नहीं दे रही। आयशा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा मुझे तो नहीं दिख रही थी, कौन सी दोस्तें हैं इधर? अफरा तुम्हें कोई नज़र आ रही है क्या? अलीज़ा बिल्कुल अनजान बनते हुए बोली, नहीं भाभी मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। अफरा अपनी मुस्कुराहट दबाती हुई बोली, यकीन मानो अगर तुम दोनों दुल्हनें नहीं बनी होती तो अभी तुम दोनों की अकल ठिकाने लगा देती मैं। आयशा इन दोनों को घूरते हुए बोली, अच्छा तो तुम दोनों को हम दोनों नजर नहीं आ रही? चलो कोई बात नहीं, दोस्त ना सही शौहर तो नजर आएंगे ना। आयशा रुको तुम इधर ही, मैं अभी जहानज़ीब भाई को और मगजम भाई को बुला कर लाती हूँ। मरियम उठकर खड़ी होती हुई बोली, जबकि इसकी बात सुनते ही अलीज़ा और अफरा एकदम से बोली, यार हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस ही हो गई हो। अलीज़ा इन दोनों की तरफ देखते हंसते हुए बोली, दुल्हनें बोलती ही नहीं है ना ही मजाक करती है, इसीलिए अब तुम दोनों चुप करके बैठना। आयशा इन दोनों को उंगली उठाकर वॉर्न करते हुए बोली, क्यों दुल्हनें नहीं बोलती तो मैं तो बोलूँगी, तुम चुप करके बैठो बस। अलीज़ा उल्टा आयशा को चुप करवाती हुई बोली, किसी अहमक लड़की हो तुम, एक तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही चुप करवा रही हो। आयशा पूरी दादी अम्मा वाली एक्टिंग करते हुए हाथ हिला हिलाकर बोली, तुम मेरी दादी अम्मा का रोल मत प्ले करो, बस चुप करके बैठ जाओ। अलीज़ा ने फिर से उससे चुप करवाया। वैसे मैंने सुना था कि दुल्हनें नहीं बोलती और अपनी शादी तक चुप ही रहती है, और शादी के बाद इनकी ये चुप इनका शौहर ही तोड़ता है। आयशा आंखों में शरारत लिए अलीज़ा और अफरा की तरफ देखते हुए बोली, जबकि इसकी बात समझते दोनों ने उसे घूरा था।
शट अप आयशा, अगर अब तुमने कोई भी फजूल बात की ना तो उठाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। अलीजा आयशा को घूरते हुए बोली। तुम भला मुझे उठाकर बाहर कैसे फेंक सकोगी? आयशा हंसते हुए बोली। हाँ लाली, वैसे इतनी मोटी तो है, तुम ऐसे कैसे उठाकर बाहर फेंकूंगी? मरियम भी हंसते हुए बोली तो अलीजा भी मुस्कुरा दी, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच थी कि वह आयशा को उठाकर नहीं फेंक सकती थी, अलबत्ता इसे अपनी बातें सुनाकर ज़रूर कमरे से बाहर निकाल सकती थी। ओए मोटी, किसे बोला तूने? आयशा तेवरी चढ़ाए मरियम की तरफ देखते हुए बोली। तुम्हें? मरियम कंधे उचकाते हुए बोली। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो, तुम लोगों को मेरी कदर ही नहीं है। आयशा मुंह बनाकर बैठ गई, जबकि इसकी शक्ल देखते वो तीनों कहका लगाकर हंसी थी। जहानजीब और मगजम स्टेज पर बैठे अपनी अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे, जबकि वो अभी तक नहीं आई थी। जाओ बेटा, अंदर से आयशा और मरियम को बोलो कि अफरा अलीज़ा को लेकर आ जाए। बाहर बीजान एक लड़की की तरफ देखते हुए बोली तो वो अपनी जगह से उठती उन्हें पैगाम देने चली गई थी। आपी, बीजान बोल रही है कि दुल्हनों को लेकर आ जाए। वो लड़की उन्हें पैगाम देती वापस चली गई। चलो भाई, पैगाम आ गया तुम लोगों का, मरियम अफरा और अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, और वो दोनों उठकर खड़ी हुई और फिर इन चारों ने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। हॉल में दुल्हनों के आने का शोर उठा तो मगजम ने बेसाख्ता नज़रें उठाकर सामने की जानिब देखा तो नज़रें वहीं पर ठहर गई जहां अलीज़ा, आयशा, मरियम और अफरा की हमरा चलती आ रही थी। अलीज़ा मगजम के लाए गए सब्ज और नारंगी रंग के लहंगे में फूलों के जेवरात पहने, दुपट्टे पर सेट किए, लाइट मेकअप किए गजब ढा रही थी। मगजम बिना पलकों को हरकत दिए सिर्फ उसे ही देखने में मसरूफ था, जबकि दूसरी जानिब जहानजीब का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जो अफरा को देखकर बिल्कुल साकित हो चुका था। अफरा ने भी उसी की पसंद का लहंगा पहना हुआ था, जिसका रंग गुलाबी और पीला था। फूलों के जेवरात पहने, दुपट्टा सेट किए, लाइट मेकअप किए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहानजीब ने आज पहली बार उसे किसी और नज़र से देखा था। शायद ये निकाह की ताकत थी कि उसके दिल में अफरा की पहली ही जगह बन चुकी थी। अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मगजम की जानिब देखा, जो सफ़ेद रंग का सूट पहने, ऊपर महरून बास्केट पहने, अपनी मुकम्मल वजाहत लिए बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि जहानजीब की भी ड्रेसिंग मगजम जैसी ही थी और दोनों महफिल में सबकी नज़रों का मरकज़ बने हुए थे। अलीज़ा को मगजम के साथ और अफरा को जहानजीब के साथ बिठाया गया था। सुनो, जहानजीब अफरा की जानिब थोड़ा सा झुकते हुए बोला। जी, अफरा ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। आज ईद का दूसरा दिन है, आज के दिन तुम मुबारकबाद दी ही नहीं तुमने। जहानजीब इसकी तरफ झुकता हुआ बोला, जबकि इसकी बात पर अफरा ने हैरत से उसे देखा। हद है, अब दूसरे तीसरे दिन भी आपको ईद मुबारक बोलूं? अफरा सामने देखती हुई बोली। हाँ बिल्कुल, मैं जब तक चाहूँ तब तक तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, जहानजीब जैसे उसे हुक्म सुनाते हुए बोला। और वो क्यों? अफरा इसे एक नज़र देखते हुए बोली। ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि तुम मेरे हर हुक्म की ताबदार बनो और मेरी हर बात मानो, जहानजीब सामने देखते हुए बोला। अफरा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो मिसेस, जहानजीब इससे दोबारा मुखातिब हुआ। जी, अफरा ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, जहानजीब इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जबकि इसके हाथ पकड़ने से अफरा का दिल 200 की स्पीड से धड़का था। प्लीज़ छोड़े, सब यहीं देख रहे हैं। अफरा जहानजीब के हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि इसके हाथ पर गिरफ्त और मजबूत हो चुकी थी। जहानजीब ने बगैर जवाब दिए इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी, जबकि अफरा खामोश हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि बहस करना बिल्कुल फजूल है, इसीलिए चुपचाप वो भी सामने देखने लगी जहाँ भी जान इन्हें मेहंदी लगाने आ रही थी। अलीज़ा मुस्कुराती हुई सामने देख रही थी। जब उसे अपनी कमर पर मगजम के हाथ की हरकत महसूस हुई, उसने झटके से सर उठाकर मगजम की तरफ देखा, जो बज़ाहिर तो सामने ही दिख रहा था, मगर ध्यान सारा अलीज़ा की तरफ था। ये क्या कर रहे हैं आप? सब यहाँ पर मौजूद है। अलीज़ा अपनी कमर से मगजम का हाथ हटाते हुए बोली। बहुत खूबसूरत लग रही हो बेगम। मगजम बोलता दोबारा इसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब कर चुका था, जबकि अलीज़ा ने घबरा कर सबकी जानिब देखा, जो जिनका ध्यान इनकी तरफ नहीं था। आपको शर्म नहीं आती? कोई देख लेगा, अलीज़ा दबी आवाज़ में घुरते हुए बोली। बेगम, एक तो तुम मेरे हथियारों से लेस होकर मेरे साथ बैठी हो, ऊपर से इस तरह घुर रही हो। अगर ऐसे ही घुरती रहोगी तो कल तक का इंतज़ार तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मगजम झुक कर इसके कान में सरगोशी करता इसकी सांसें उथल पुथल कर चुका था। क्या हो गया आपको? आप चुप करके क्यों नहीं बैठ रहे? इसकी बातों से अलीज़ा बौखलाई हुई थी। मुझे इश्क हो गया है तुमसे। मगजम झुक कर इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। आप प्लीज़ छोड़े मुझे, बीजान इधर ही आ रही है। अलीज़ा सामने से आती बीजान की तरफ इशारा करते हुए बोली तो मगजम ने एक सर्द आह भरते इसकी कमर से हाथ हटा लिए, जबकि इसके हाथ हटा लेने से अलीज़ा ने सुख का सांस लिया। माशाअल्लाह,
अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चों को। बीजान अलीज़ा और मगज़म की तरफ देखते हुए बोली और मेहंदी की रस्म अदा की। सुनो बेगम, मगज़म अलीज़ा से मुखातिब हुआ। जी। अलीज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। मेहंदी में मेरा नाम लिखवाया है? मगज़म इसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोला जो मेहंदी से सजे हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये तो आप ढूंढेंगे ना, मैं क्यों बताऊं? अलीज़ा कंधे उचकाते हुए बोली। मैं तो ढूंढ ही लूँगा बेगम, ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मगज़म मुस्कुराता हुआ बोला। और अगर ना ढूंढ सके तो आप? अलीज़ा ने मगज़म की तरफ देखते हुए बोली। मैं ढूंढ लूँगा, मुश्किल नहीं मेरे लिए। मगज़म भी इजीली अंदाज में कहता सामने देखने लगा। और अगर आपको ना मिला तो? अलीज़ा ने फिर से वही सवाल किया। ऐसा मुमकिन ही नहीं है बेगम, मगज़म दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बोला। बताए ना, अगर आप ना ढूंढ सके तो? अलीज़ा की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। तो फिर तुम जो बोलोगी वही करूँगा, मगज़म हार मानते हुए बोला। क्योंकि इसे इतना तो अंदाज़ा था कि मोहतरमा जिद करने पे आए तो फिर बात को छोड़ती ही नहीं, लिहाजा उसने ही हार मानने में बेहतरी समझी। सोच ले, अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली। चैलेंज कर रही हो मुझे? मगज़म अपनी दाएं एब्रू उठाते हुए बोला। नहीं तौबा करे, मैं तो आपको कभी भी चैलेंज ना करूं। अलीज़ा इसके अंदाज से बोली कि मगज़म ने बहुत मुश्किल से अपना कहका कंट्रोल किया। सबकी बारी बारी रस्म करने के बाद मेहंदी का फंक्शन अख्ताम पर पहुंचा। आधे मेहमान तो जा चुके थे जबकि कुछ रिश्तेदार वहीं पर मौजूद थे जब एकदम से हॉल की लाइट बंद हो गई और सामने बने हुए स्टेज पर कुछ लाइट्स रोशन हो गई जहाँ पर एक म्यूज़िक प्ले हुआ था। सब म्यूज़िक है, ठीक है। चलते गाने के साथ साथ अली और अहमद डांस कर रहे थे जबकि अलीज़ा बेहद खुश थी, अपने भाइयों को देख रही थी। अली और अहमद अलीज़ा और अफरा की तरफ बढ़े और दोनों को लेते स्टेज तक आए जबकि वहाँ पहले से आयशा और मरियम मौजूद थे और इन सब में आसिम भी मौजूद था। अब इन सब के हाथों में डांडिया थी जिससे ये लोग डांस करने वाले थे। अब सारी लाइट्स दोबारा से बंद हो चुकी थी जबकि स्टेज पर चंद हल्की लाइट्स जल रही थी जो गाने के साथ साथ ही चलनी थी, जिनसे इनके चेहरे पर वाज़ेह नहीं हो पा रहा था अब गाना चल रहा था और सब आपस में स्टेप ले रहे थे। आसिम की पार्टनर अलीज़ा थी, अहमद की पार्टनर अफरा थी और अली की पार्टनर आयशा थी जबकि मरियम का पार्टनर जैद था। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। सब सॉन्ग है। वो सब बहुत परफेक्ट तरीके से डांस कर रहे थे। इन सब ने बहुत कमाल की महारत से स्टेप लेते हुए डांस मुकम्मल किया और एकदम से पूरे हॉल में लाइट्स रोशन हो गई जबकि जहानज़ीब और मगज़म मुंह खोले इन सब को देख रहे थे। मतलब इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि डांस इन्होंने प्लानिंग से किया है। असल बात तो ये थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्होंने शादी के डांस के लिए पहले से प्रैक्टिस कर रखी है। हॉल में मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर इन्हें इनके डांस की दाद दी जबकि सब मुस्कुराते हुए स्टेज से उतरे थे और एक बार फिर हॉल की लाइट्स बंद हो गई थी। हॉल में म्यूजिक प्ले हुआ और एक लाइट रोशन हुई जो सामने स्टेज पर जाती थी जहाँ पर अलीज़ा और अफरा चलती हुई आ रही थी। दिल खो गया हो गया किसी को अब रास्ता मिल गया खुशी का, ये भी सब सॉन्ग है। अलीज़ा और अफरा बहुत सिंपल से स्टेप लेती हुई कमाल की महारत से डांस किया था जबकि एक बार फिर से हॉल में तालियों की गूंज उठी थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था और सब वापस अपने अपने घर आ चुके थे। अलीज़ा बेहद थक चुकी थी, इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर कपड़े ही चेंज कर ले। अभी वो उठने का इरादा रखती उठकर बैठी ही थी कि उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एकदम से अलीज़ा के दिल में एक डर सा पैदा हुआ। अलीज़ा मुड़कर पीछे देखा तो इसकी चीख निकलते निकलती रह गई क्योंकि इससे बिल्कुल पीछे मगज़म बैठा हुआ था और कब से इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अलीज़ा अपने डर पर काबू पाती मगज़म को घूरते हुए बोली। मैंने सोचा कि मेरी बीवी काफ़ी थक गई होगी, उसकी कुछ हेल्प भी कर दूं। मगज़म ने बेनियाजी से कहता उसे अपने साथ खींचता हुआ लेट गया। छोड़िए, मुझे चेंज करना है। अलीज़ा उसके हसार से निकलते हुए बोली। कर लेना बाद में चेंज, अभी तक तो तुम्हारे मजाजी खुदा ने तुम्हें अच्छे तरीके से देखा तक नहीं है। पहले जी भर के देख तो लेने दो, फिर चेंज भी कर लेना। मगज़म अपना हसार मजीद तंग करते हुए बोला। मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा मगज़म की जानिब देखते हुए बोली। सो जाना बाद में। मगज़म ने उसके दोनों हाथ पकड़ते सामने करते हुए बोला जबकि अलीज़ा खामोश हो गई थी और वो बहुत थक चुकी थी, मज़ीद बहस नहीं कर सकती थी। बोला था ना ढूंढ लूँगा, मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। मगज़म अलीज़ा के हथेली पर अपने लब रखते हुए बोला जहाँ पर मगज़म नाम लिखा था जबकि अलीज़ा एकदम से चौकन्नी हुई मगज़म की तरफ देखने लगी। क्या मतलब है, आपने ढूंढ भी लिया इतनी जल्दी? वह हैरान होते हुए बोली तो मगज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट रंग गई। हाँ बिल्कुल मेरी जान, मगज़म इसके दिलकश सरापे को देखते हुए बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? अलीज़ा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसे, मगज़म बोलता इसके लबों पर झुक गया जबकि अलीज़ा की सारी नींद एक सेकंड में उड़ी थी। मगज़म इसके लबों पर अपना नरम छोड़कर पीछे हटा। तुम्हारी हर अदा जानलेवा है बेगम, इसकी नम होठों को अंगूठे से रब करते हुए बोला। मीर,
बहुत मोहब्बत से पुकारा गया। जी जाने मीर। मगज़म मोहब्बत से चोट लहजे में बोलता इसके हर एक नक्श को लबों से छूने लगा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे चेंज करना है। अलीज़ा नींद से डूबी हुई आवाज़ में बोली, क्योंकि अब तो पक्की बात थी, अगर अब वो चेंज करने के लिए नहीं उठती तो इसने उधर ही सो जाना था। और इसकी नींद कैसी थी मगज़म बहुत अच्छे से जानता था। चलो जाओ चेंज करके आओ। मगज़म उसे प्यार से बोला और उठ बैठा। अलीज़ा भी फ़ौरन उठती चेंज करने चली गई। अलीज़ा चेंज करके बाहर निकली तो मगज़म अभी भी वहीं पर बैठा था। इधर आओ मेरे पास। मगज़म ने अलीज़ा को अपने पास आने का इशारा किया तो अलीज़ा उसके करीब बैठ गई, जबकि मगज़म इसे साथ लेता दोबारा लेट चुका था। चलो सो जाओ, अब सुबह हमारी बारात है, मुझे मेरी बीवी बिल्कुल फ्रेश मूड में चाहिए। मगज़म अलीज़ा से बोलता इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। जबकि इसकी बात सुनती अलीज़ा भौले से मुस्कुरा दी और अपनी आंखें बंद कर गई। ये उसकी उंगलियों का ही जादू था कि वो 2 मिनट के अंदर अंदर नींद की वादियों में उतर चुकी थी। इसकी भारी सांसों से मगज़म को पता चला कि वो सो चुकी है। उसके माथे पर मोहब्बत से लब रखता इस पर कंफर्टर दुरुस्त करता उठ खड़ा हुआ और एक आखिरी भरपूर नज़र इसके वजूद पर डालता जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस चला गया। आज बारात का दिन था, जबकि अलीज़ा और मगज़म का निकाह भी रखा गया था। ये सरदार साहब और आमना बेगम की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी का निकाह खुद करवाना चाहते थे। किसी को भी इनकी ख्वाहिश पर कोई एतराज़ ना था, इसीलिए इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सब ने निकाह नामी हामी भर दी थी। अलीज़ा और अफरा को ब्यूटिशन तैयार कर चुकी थी, जबकि जहानज़ीब और मगज़म भी तैयार हो चुके थे और सब हॉल की तरफ रवाना हो गए थे। ब्राइडल रूम का दरवाज़ा खुला और मौलवी साहब के साथ सरदार साहब और अलीज़ा के चारों भाई रूम में दाखिल हुए थे, जबकि अलीज़ा के चेहरे पर लाल रंग का घूंघट था। अलीज़ा, सरदार शाह, आपको मगज़म मीर अहमद से सिक्का राजुल वक्त 50 लाख में हक महर मुकर्रर पाया गया है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ रूम में गूंजी। अलीज़ा के दाएं जानिब सरदार साहब, जबकि बाएं जानिब उमर और आसिम खड़े थे और अली और अहमद उसके ठीक पीछे खड़े थे। अलीज़ा के सर पर सरदार साहब ने हाथ रखा तो इसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। बेशक उसका निकाह पहले हो चुका था, मगर ये वक्त हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसकी भी ख्वाहिश थी कि इसके निकाह में इसके बाबा और इसके भाइयों की मौजूदगी में हो, मगर इसने बिछड़ने का गम इसकी आंखें नम कर गया, जबकि आसिम, अहमद और अली की भी आंखें नम थी। रजामंदी दो बेटा। सरदार साहब अलीज़ा के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए बोले। कबूल, अलीज़ा ने नम आवाज़ में बोला। अलीज़ा, सरदार शाह, आपको मगज़म मीर अहमद से सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर मुकर्रर पाया गया है, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा। कबूल है, अलीज़ा ने दूसरी बार भी रजामंदी दी। ओफो, फिर से वही है। कबूल है, अलीज़ा आखिरी बार अपनी रजामंदी देती, आज दूसरी बार अपने, मगर दिल व जान से मगज़म मीर अहमद के नाम हो चुकी थी। मौलवी साहब ने निकाहनामा अलीज़ा की तरफ बढ़ाया तो अलीज़ा ने इस पर साइन कर दिए और फिर वो सब वहाँ से निकलते मगज़म की जानिब बढ़े। मगज़म मीर अहमद, आपको अलीज़ा सरदार शाह से सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर मुकर्रर किया जाता है, क्या आपको ये कबूल है? कबूल है। मगज़म का पूर आज खुशी से झूम रहा था। ये भी वही है। कबूल है, आज उसे उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी। जी कबूल है। मगज़म को आज अपना आप मुकम्मल लगा। उसे लग रहा था सारी जहां की खुशियां उसके दामन में भर दी गई हो। मगज़म ने निकाहनामे पर साइन किया और अपने साइन किए ठीक ऊपर अलीज़ा के साइन देखे तो दिल इसका अपने रब की हुजूर के सजदा रेज़ हुआ था। फ़िबे आई अल्लाह आई रब्बी कुम्मा तुक़ज़िबान, और तुम अपने अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। मगज़म के दिल ने बेसाख्ता अपने कानों में यह आयत सुनी थी। बेशक मगज़म हल्का सा बोलता मुस्कुरा दिया था। बेशक हमारा रब ने हमारे लिए बेहतरीन रखा होता है और हमें बेहतरीन ही दुनिया चाहे। मगज़म का डर था कि उसकी मोहब्बत उससे नफ़रत करेगी, मगर निकाह की ताकत इतनी थी कि आज उसकी मोहब्बत भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी और आज वो अपना आप अपनी दिल व जान से मगज़म मीर अहमद के नाम कर चुकी थी। निकाह होने के बाद सब ने मगज़म और अलीज़ा को ढेर सारी दुआएं दी और सब दुल्हनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हॉल में सारी लाइट्स बंद हुई थी और सिर्फ एक लाइट चली थी जो कि सामने से आती अलीज़ा पर मरकूज़ थी। वो आसिम और उमर के साथ सामने से चलती हुई आ रही थी। अलीज़ा पर नज़र पड़ते ही हॉल में मौजूद सब लोगों की नज़रें इस पर ठहर गई थी, जो सुर्ख रंग के लहंगे में मलबूस, सुर्खी ज्वेलरी पहने, नॉर्मल मेकअप किए, बालों को जोड़ा बनाए, सर पर दुपट्टा सेट किए, आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। जबकि मगज़म के वो आज सही तरह दुल्हन बने, मगज़म के लिए पूर सजे, मगज़म के होश उड़ा चुकी थी।
अलीज़ा स्टेज तक आई तो मगज़म ने आगे हाथ बढ़ाकर अपने हाथ आगे किए। अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मगज़म की मजबूत हथेली को देखा और अपना कांपता नाजुक हाथ मगज़म की हथेली में रख दिया और स्टेज पर चढ़ गई। दूसरी जानिब अफरा को लाया जा रहा था, जिसके दाएं जानिब रफ़ीक साहब और बाएं जानिब समरा बेगम थी और वो अपने वालिदैन की हमरा चलती आ रही थी, जबकि महफिल में मौजूद तमाम लोगों की नज़रें अब अफरा की जानिब थी। जहांज़ीब ने नज़रें उठाते सामने देखा तो नज़रें हटाना भूल गई। अफरा सुर्ख और गोल्डन रंग के लहंगे में मलबूस सुर्ख ज्वेलरी पहने ब्राइडल मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहांज़ीब ने हाथ अफरा की जानिब बढ़ाया तो अफरा ने उसका हाथ थामा। उसी के हमरा स्टेज तक आई, जबकि अब वो दोनों जोड़ियां इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उनसे नज़र नहीं हटा पा रहा था। मगज़म ब्लैक शेरवानी पहने, जबकि जहांज़ीब स्कीन शेरवानी में मौजूद किसी रियासत के शहजादों से कम नहीं लग रहे थे। अभी इनको साथ बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मरियम और आयशा दूध पिलाई की रस्म करने आ चुकी थी, जबकि इनके साथ इनकी पूरी गैंग मौजूद थी। चलिए भाई, अब हमें 2 लाख दे और ये दूध आपका। आयशा अपनी गैंग के साथ स्टेज पर बैठते हुए बोली। ये इतना सा दूध 2 लाख का? मगज़म ने इनके हाथों में मौजूद दूध के गिलास को देखते हुए बोला। जी हाँ, अब आप निकालिए जल्दी से। मरियम मगज़म की तरफ देखते हुए बोली। भाई मेरी मान, तू उठ यहाँ से, मैं इससे ज़्यादा दूध बाहर से दिलवा दूंगा तुम्हें। जैद मगज़म के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। आप चुप रहें। मरियम जैद को घूरते हुए बोली। देखिए भाई, आपको ये तो देने ही होंगे, क्योंकि इस तरह तो हम आपको आपकी दुल्हन ले जाने नहीं देंगे। आयशा मगज़म की तरफ देखते हुए बोली। मैं तो अपनी दुल्हन लेकर ही जाऊँगा और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। मगज़म अपने सामने बैठी गैंग को देखते हुए बोला। ऐसे कैसे ले जाएंगे, आपको ये दूध पीना ही होगा। अलीज़ा की एक कज़न मगज़म की तरफ देखते हुए बोली। और अगर मैं ना पीऊँ तो? मगज़म भी नॉर्मल अंदाज में बोला। तो आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दूध आपकी दुल्हन ने अपने हाथों से बनाया है और अपनी दुल्हन के लिए तो आप इतनी कीमत दे ही सकते हैं। मरियम मगज़म की तरफ देखते हुए बोली। अगर ये मेरी दुल्हन के बने हुए हाथों की कीमत है तो ये बहुत कम है। मगज़म मुस्कुराता हुआ बोला और 1 मिनट में इस चेक साइन करता इसके हाथों में थमा चुका था। मगज़म की इस बात पर अलीज़ा की धड़कनें बेतरतीब हुई थी, जबकि हॉल में सबकी हाँक गूंज गई थी और उन्होंने दूध मगज़म की तरफ बढ़ाया था। मगज़म ने कुछ घूंट भरते ग्लास अलीज़ा के लबों से लगाया था। एक घूंट भरे अलीज़ा ने ग्लास पीछे किया। मगज़म से चेक लेते सब उठी थी और अब इस गैंग का रुख जहांज़ीब की जानिब था। भाई 2 लाख दे और ये दूध का गिलास आपका। आयशा जहांज़ीब की तरफ देखते हुए बोली। तुम लोग ये दूध रहने दो, ये दूध अपने पास रखो। जहांज़ीब सामने बैठी गैंग की तरफ देखते हुए बोला। नहीं भाई, आपको तो ये दूध पीना ही पड़ेगा, वरना दुल्हन को तो आपके साथ जाने नहीं देंगे हम। आयशा जहांज़ीब को ब्लैकमेल करते हुए बोली। देखो, दुल्हन मेरी है और साथ तो ये मेरी ही जाएगी। तुम लोग अपनी डिमांड कम करो। जहांज़ीब भी अटल लहजे में बोला। अफरा तुम बोलो भाई से। मरियम अफरा की जानिब देखते हुए बोली तो अफरा ने नज़रें उठाकर जहांज़ीब की जानिब देखा। जहांज़ीब ने उसकी नज़रों में मौजूद इल्तिजा देखकर अपनी जेब में से कुछ नोटों की गड्डियाँ निकाली और इनकी जानिब बढ़ाई तो सब लड़कियां चीख उठी। शुक्रिया भाई, मरियम मुस्कुराते हुए बोली और दूध का गिलास जहांज़ीब की तरफ बढ़ाया, मगर जहांज़ीब ने खुद पीने की बजाय गिलास अफरा की तरफ बढ़ाया और तो अफरा ने हिचकिचाते हुए बमुश्किल एक घूंट भरा, जबकि अफरा के पीने के बाद जहांज़ीब ने दूध के कुछ घूंट भरे तो इस हरकत पर हॉल में सबकी हाँक गूंजी। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।